लुपिन ने उस समय 2 बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर ड्रग्स अनाउंस किए थे और लुपिन की मैनेजमेंट हमेशा ये कह रही थी कि उनके कुछ क्वार्टर्स टफ रहेंगे, कुछ साल टफ रहेंगे क्योंकि उनके पास ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट खत्म हो गए थे। लेकिन लुपिन एक ऐसी कंपनी है जिसने, जब मैंने अपना करियर शुरुआत की थी 2003 में, मुझे अच्छे से याद है, तब ये करीब 20 रुपये का स्टॉक हुआ करता था और 20 रुपये से ये स्टॉक अगले 12 साल में 2400 रुपये हुआ था। तो 100 बैगर से ज़्यादा का एक स्टॉक रहा था। उस समय फार्मा स्पेस में ये सबसे बड़ा मल्टी बैगर था। मेरा हमेशा ये मानना होता है कि जो इस तरह की कंपनी होती है जिनमें हाई पेडिग्री मैनेजमेंट होती हैं, उनमें आपको वेट करना होता है जब टर्न अराउंड आता है। जब टर्न अराउंड आता है तो उसके बाद फिर वो रुकते नहीं है। तो वो उसके लिए 700, 800, 900, 1000, 1100, आई थिंक हमने हर लेवल पे बार बार मेंशन किया कि ये और ऊपर जा रहा है। और मेरा अभी भी मानना है कि ये यहाँ भी नहीं रुकने वाला और अपने प्रीवियस हाइज जो हैं उनको काट कर और आगे हाइज बनाएगा। अगले और 2-3 साल में अगर ये यहाँ से भी डबल हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वो उस तरीके की अब अर्निंग्स आनी शुरू होंगी लुपिन में। इसके लिए उस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं और इसके लिए ये स्टॉक जो है, कितनी बार इसने आपको डिप दी है और हर बार, इस बार भी डिप मिली है एक्चुअली। एक बार देखें, अगर आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे, अच्छी खासी डिप मिली थी ऊपरी लेवल से। मेरे ख्याल से 1634 से ये 1550 तक आया था, फिर 1550 से वापस अब 1750। यही होगा ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। तो ये इनफैक्ट एक बहुत बढ़िया ट्रेंड, और सीएनबीसी आवाज ने बखूबी इस ट्रेंड को आपके लिए हाईलाइट किया। एंड आई एम श्योर हमारे 80% दर्शक तो इस ट्रेंड को राइट करें। आगे इस पर बातचीत करेंगे कि आज इस नई तेजी के पीछे क्या वजह है, कोटक इंस्टीट्यूशनल क्यों अग्रेसिवली बुलिश हुआ, ये सब आगे आएगा। लेकिन पहले हमारे साथ जो हमारे जानकार हैं उनको जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर आज हम बात कर रहे हैं आशीष चतुर्मोता से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ है प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, रुचित जैन, शिल्पा रावत, शिवांगी शारदा और साथ ही प्रशांत सावंत। फिर लुपिन और इसके साथ बाकी फार्मा स्टॉक्स में कितना एक्शन बन रहा है उस पर यतिन को जोड़ेंगे। 220 पर कॉर्पोरेट स्कैन में पूर्वांकरा के ग्रुप सीईओ अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हाल ही में इन्होंने एक बड़ा लैंड बाय और प्रोजेक्ट अनाउंस भी किया है, उस पर बातचीत होगी। फिर 2:30 बजे एसएमई आईपीओ पर एनएसई अब सख्ती बरतने की तैयारी में है। क्या एग्जैक्टली उनका नोटिफिकेशन कहता है, यतिन से ही समझेंगे। 2:45 बजे हॉर्मज फटाके आपको बताने वाले हैं। नई सरकार के 1 महीने के दौरान बाजार में कौन कौन से स्टॉक सुपरस्टार बनते हुए दिखाई दिए हैं। फिर 250 पर मार्केट बिग वॉइस में निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के राहुल अरोड़ा हमारा साथ देंगे। फिर 3 बजे यतिन को दोबारा जोड़ेंगे डीलिंग रूम के चेक के लिए। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स के साथ क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अनुज आपको देंगे आज की क्लोजिंग रणनीति भी। ओके, चलिए हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपसे शुरुआत करता हूँ, आपका इस समय का टॉप ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा वेदांता में। वेदांता मुझे लगता है अगर आप वीकली स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो इसमें एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट है यहाँ पे 465 के ऊपर जब तक स्टॉक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अपसाइड टुवर्ड्स 485 से 490 मुझे लगता है इस राउंड में आना चाहिए। तो वेदांता का फ्यूचर रफली 472 है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 467 के स्टॉप लॉस एज पर फ्यूचर्स, आप इसमें लॉन्ग बने रहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 478, 79 टू 485 ऑन इमीडिएट बेसिस। इसको प्रभुदास लीलाधर में भी सेम लेवल्स पे रिकमेंडेड किया हुआ है। तो ये आपके लिए तेजी वाला ट्रेड 469 के लेवल्स के आसपास खरीदेंगे तो 478, 485 इस रेंज के टारगेट्स की तैयारी होनी चाहिए। ये है बाय साइड का ट्रेड। गाबा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा ट्रेड रहेगा HCL टेक, जो सुबह से आइडेंटिफाई हुआ है। ट्रेड कर रहा है 1533 पर, मेरे ख्याल से 1600 की तरफ जा रहा है। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1550 रहेगा और स्टॉप होगा 1524। ओके, HCL टेक, गाबा सर की पिक किए इस समय आईटी स्पेस में। अच्छा मूव यहाँ पर। मानस गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया? गुड आफ्टरनून अरुण जी। तो देखिए, फार्मा स्पेस पे ध्यान है। सन फार्मा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट 1560 के ऊपर दिया है। वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो सन फार्मा में 1514 1514 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1565 1565 रुपए के टारगेट के लिए कैश लेवल्स हैं। माफ करिएगा, इस पे कुछ ओके। तो देखिए, स्टॉप लॉस मेरे थोड़े मिस्टेक उसमें है। स्टॉप लॉस सन फार्मा के रहेंगे 1544 के करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 1605 के टारगेट सेट करेंगे सन फार्मा में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहे तो 1570 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 27 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में और 42 रुपीज के टारगेट सेट करना। तो सन फार्मा पर एक बाय कॉल 1605 के लिए मौका
और अगर आप ऑप्शन ट्रेड लेना चाहते हैं तो 1570 का कॉल लेकर चलेंगे। शिवांगी बताइए आपका ट्रेड इस घंटे का। जी बिल्कुल, नजर में है HAL डिफेंस स्पेस जो है फुल एक्शन में है। मार्केट जो है वो इस पूरे स्पेस को एक टेलविंड भी देखते हुए मिल रहा है। पिछले 6 हफ्तों के एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया है स्टॉक ने एंड अब हायर जोन्स को तोड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। वॉल्यूम्स यहाँ पे पिछले 2 दिनों से काफी अच्छे रिमार्केबली ऐड हुए हैं प्राइस के साथ। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 5750 के टारगेट्स के लिए और 5440 के एक स्टॉक के साथ। ओके, तो शिवांगी पिक HAL। आशीष चतुर्वेदी को जोड़ लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, आपके पिक। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, मुझे कंजम्पशन स्पेस में वरुण बेवरेजेस काफी पसंद है। एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है और हमें लगता है कि ये जो अभी हीट वेव हमने देखी उसके कारण इनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें काफी अच्छी डिमांड आई। तो हमें लगता है कि नंबर्स काफी प्रॉमिसिंग रहने वाले हैं। और जिस तरह से आप देखिए कि 6 कंट्रीज के अंदर में इनकी प्रेजेंस है, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया के अंदर में तो प्रेजेंस है, बट साथ ही साथ अब जो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर में इन्होंने प्रेजेंस बनाई, तो एक जियोग्राफिकल एक्सपांशन कंपनी ने किया। साथ ही साथ प्रोडक्ट एक्सपांशन के तौर पर हम देखेंगे स्टिंग जैसा एक प्रोडक्ट इन्होंने लेके आया और ये एक बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ स्टिंग के अंदर हमें देखने को नजर आ रही है। क्योंकि आप देखेंगे जो रेड बुल था वो करीब 125 रुपीज 250 ml का प्रोडक्ट था और ये करीब 20 से 25 रुपए का प्रोडक्ट है। तो इसकी वजह से मास पेनिट्रेशन इस प्रोडक्ट के अंदर हमें देखने को नजर आ रहा है। तो ऑल इन ऑल मेरा मानना है कि 1580-1600 पे एक स्टॉक ने अच्छा बेस भी टेक्निकली बना चुका है और मैं समझता हूँ कि 1800 के लेवल जल्द ही वरुण बेवरेजेस के स्टॉक में टेक्निकली क्रॉस होते हुए नजर आ सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में। ओके, तो ये वरुण बेवरेजेस और एक ऑल टाइम फेवरेट रहा है आशीष चतुर्वेदी का। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। लालपेट लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी, जहां पे हमने देखा है कि स्टॉक में रिसेंटली जो प्राइस अप मूव्स आया है उसमें वॉल्यूम्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। RSI भी पॉजिटिव और प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो करंट लेवल से हमें लग रहा है कि मोमेंटम और आगे कंटिन्यू रहेगा। तो करंट लेवल से 2850 के नीचे स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में खरीदारी करें। 3000 पहला टारगेट रहेगा, वो सरपास होता है तो 3040 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल 3040 की तरफ बढ़ता हुआ डॉक्टर लाल पैथलैब्स एक अच्छा खासा मोमेंटम आज क्लियरली बनता दिखाई दिया है। ये वो सारे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी बनती दिखाई दे रही है। कुछ देर में यतिन को जोड़ेंगे जो आपको बताएंगे फार्मा कंपनियों में कितना एक्शन और कितनी बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय अगर आप गौर करिएगा, कुछ और ट्रेड्स जो अच्छी खासी तेजी की पोजिशंस अपने नाम करते दिखाई दे रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी काउंटर्स। अब याद रखिएगा 11 तारीख यानी कि अगले गुरुवार, यानी अगले वीक आज ही के दिन हम इंतजार कर रहे होंगे TCS के नंबर्स का। वो 5 बजे शाम को आएंगे। फिर उसके बाद अगले हफ्ते इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखाई देंगे। अनुज, क्योंकि प्री रिजल्ट्स थोड़ी सी पोजीशनिंग बन गई है, 2-3 रिपोर्ट्स आई, सब कह रहे हैं कि परहैप्स वर्स्ट इज ओवर, अब यहाँ से और गाइडेंस घटेगा नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि अच्छे नंबर्स पर ये स्टॉक्स कोलैप्स कर जाए? नहीं, अच्छे नंबर्स पे कोलैप्स तो नहीं करेंगे हर्षदा, क्योंकि क्या है, इतने 4 क्वार्टर का एक जैसे कहते हैं ना गुबार भरा हुआ है यहाँ पर, और वो मार्केट बस वेट कर रहा है कि कब पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, बहुत कुछ प्राइस इन कर चुके हैं अभी स्टॉक्स, और अगर बाई चांस कमेंट्री उतनी अच्छी नहीं रही जितनी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन कुछ तो ये स्ट्रीट प्राइस, मैं सुबह भी की बात कह रहा था, कुछ तो ये स्ट्रीट प्राइस इन कर रहा है, कुछ तो ये प्राइस इन कर रहा है कि शायद इन्फोसिस आके ये बोल दे कि हम कुछ ज़्यादा ही कंजर्वेटिव हो गए थे, इतनी ख़राब सिचुएशन है नहीं, हम अपनी गाइडेंस इंप्रूव करने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके की इन्फोसिस की कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, मुझे लगता नहीं वो ऐसा कुछ बोलेंगे। लेकिन क्या स्ट्रीट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक, जो जिस तरीके से भागा है। अब देखिए दिक्कत क्या, इशू क्या है, अगर आप हाई से देखेंगे तो अभी भी ये स्टॉक काफ़ी नीचे है। लेकिन पता नहीं, मतलब आई थिंक जो कुछ होना है रिजल्ट से पहले ही हो चुका होगा। रिजल्ट के बाद अब ज़्यादा स्पेस बचेगा नहीं, क्योंकि एक महीने में जिस तरीके के मूव आ गए हैं, मुझे लगता नहीं कि अब इन्फोसिस में आई थिंक और 1750-1800 तक के लेवल्स मैक्सिमम, अनलेस इन्फोसिस आके बोल दे कि एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल और ये साल हमारे लिए अच्छा होने वाला है और हम गाइडेंस भी इंप्रूव कर रहे हैं। अगर इन्फोसिस ने आके ये बोल दिया तो शायद और आगे बढ़ जाएं, वरना एक महीने में मैंने तो याद नहीं कब लास्ट टाइम 20% का मूव इन्फोसिस में, वो भी रिजल्ट से पहले। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से क्या आता है। चलिए, इन्फोसिस एटलीस्ट गाइडेंस देता तो है, TCS की बॉडी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है।
आशीष, क्या आपने पोजीशन रखी है इन काउंटर्स में, बिग बॉयज में स्पेशली? हर्षदा नहीं, हमने इसमें थोड़ा सा मिड कैप आईटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया है और वहां पर हमने ओरेकल फाइनेंस, बिरला सॉफ्ट जैसी कंपनीज के अंदर में ज्यादा पोजीशनिंग की, क्योंकि हमें लगता है कि मिड कैप आईटी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया हमें देखने को नजर आ रही है। और जिस तरह से इन लोगों ने एक न्यू एज बिजनेसेस के अंदर में, चाहे डिजिटल हो, एआई हो, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसके अंदर काफी काम किया। तो आपने देखा परसिस्टेंट ने किस तरह से नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो हमें लगता है कि इस तरह की एक स्ट्रेंथ, जो एक अच्छी लीड लेने जैसी स्ट्रेंथ, वो हमें लगता है बिरला सॉफ्ट, ओएफएसएस और परसिस्टेंट जैसे स्टॉक में रहेगी। और एज अ डिस्क्लोजर, इन स्टॉक्स में हमारे पोर्टफोलियोज में हमने जगह भी ली है। लार्ज कैप आईटी पे मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अगर उसको प्ले भी करना हो तो आईटी 20 का ईटीएफ मैं ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ रेदर देन बेटिंग ऑन इंडिविजुअल नेम्स। बिल्कुल। खैर एनीवे, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं और एक बार ज़रा रिविजिट करते हैं टीवीएस मोटर को। आई थिंक सुबह पैनल ने पिक किया था हमारे टीवीएस मोटर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसने, लेकिन पिक अच्छी रही। वो 2.5% ऊपर इस समय टीवीएस मोटर का शेयर। इस पर एक काम करते हैं, शिल्पा जी आपका एक फ्रेश व्यू ले लें इस पर, टीवीएस मोटर पर। जी बिल्कुल अनुज जी, मैं अभी जस्ट टीवीएस मोटर ही देख रही थी। इसमें आप देखेंगे तो प्रीवियस डे के 100% वॉल्यूम से भी ज्यादा इसमें पार्टिसिपेशन ऑलरेडी बिल्ड हो गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है मोमेंटम भी स्ट्रांग है और ये जो अपसाइड रैली है टुवर्ड्स आपको 2435 तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लॉन्ग अभी भी जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 2350 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 2450। ओके, तो एक तेजी वाला ट्रेड यहाँ पर साफ तौर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छी खासी एक्टिविटी बनेगी। अच्छा, कमेंस में प्राइस एक्शन है। अब आप मानस देखकर बताइए कि यहाँ पर एक फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा, क्योंकि कमेंस भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आपको दिए हैं, स्पेशली अगर आप सिर्फ 3 महीने का मूव देखें। इनफैक्ट ईयर टू डेट परफॉर्मर्स में शामिल करेंगे आप इसे, लेकिन क्या अब यहाँ से नई एक्टिविटी की शुरुआत होने के आसार है या नहीं? मैं आपसे पूछूं क्योंकि ओआई एडिशन इतना नहीं देखने को मिला है जितना प्राइस एक्शन आया है। ऐसा लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन हम 4-5 दिन से देख रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी है। 4150 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो उसके ऊपर आपको 200 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी एक पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 3990 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 4300 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, मीनवाइल एक मार्केट में एक जंप आया कर्टसी आईसीआईसीआई बैंक। एक बार आईसीआईसीआई बैंक वापस लेकर आते हैं। इंटरडे में अच्छा मोमेंटम यहाँ पर, और ये देखिए लास्ट के कुछ मिनटों में, और इसी ने बैंक निफ्टी के लॉसेस भी कट करा। एकदम से जो बैंक निफ्टी 150 पॉइंट नीचे था, अब सिर्फ 62 पॉइंट नीचे इस समय। आशीष चंद्रमोहता, क्या आईसीआईसीआई बैंक की जो अंडर परफॉर्मेंस थी आपको लग रहा है अब खत्म हो रही है, यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा? बिल्कुल अनुज, इनफैक्ट कल मॉर्निंग के शो में भी हमने जो सबसे पहले प्राइवेट बैंक की बात की वो आईसीआईसीआई बैंक की और हमें लगता है कि ये एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है। एक अंडर परफॉर्मेंस जो था वो तो कवर अप होगा और हमने हमारे पोर्टफोलियो में इसकी कोर पोजीशन भी, ये टॉप पोजीशन पे स्टॉक बना हुआ है। मेरा मानना है कि एक तो जो सिस्टम लोन ग्रोथ है वो 16-17% की, और आईसीआईसीआई बैंक उससे ज्यादा लोन ग्रोथ का मोमेंटम यहाँ पर देखने को नजर आएगा। दूसरी बात, क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही कंट्रोल में है और निम्स के अंदर में भी आप देखेंगे तो एक जबरदस्त एक्सपेंशन पिछले कई क्वार्टर्स में हमें आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिला। और जब हम इसको वैल्यूएशन की नजर से देखें तो ये स्टॉक बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है। 2.5 टाइम प्राइस टू बुक के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो हमें बहुत कंफर्ट देता है पूरे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के अंदर में। तो हमारी भी टॉपिक रहेगी और मैं समझता हूँ कि 1400 रुपए तक के स्तर आने वाले कुछ महीनों में आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में देखने को नजर भी आ सकता है। ओके, 1400 तक के लेवल्स आईसीआईसीआई बैंक में आप फैक्टर इन कर रहे हैं, और ये स्टॉक भी एक परफॉर्मर रहा है पिछले 12 महीनों में। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे पॉकेट की जहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। नॉर्मली फार्मा काउंटर्स तेजी में आते हैं जब बाजार कुछ कंसोलिडेट कर रहा होता है। आज मार्केट में इतना कंसोलिडेशन नहीं है, लेकिन तेजी बनी हुई है। हालांकि ये सारे स्टॉक्स आसमान छू रहे हैं। शुरुआत लुपिन के साथ करेंगे, जिसकी हम चर्चा कुछ ही देर पहले कर रहे थे। आज का टॉप गेनर ये इनफैक्ट रेडार पर आया है क्योंकि यहाँ पर इसे डबल अपग्रेड मिला है। तो पहले लुपिन पर रिपोर्ट क्या कह रही है और फिर बाकी फार्मा कंपनियों में क्या एक्शन बन रहा है उस पर आएंगे। यतन हमारे साथ है। यतन बताइए। तो देखिए आज पूरे का पूरा फार्मा पैक बजिंग है और यहाँ सबसे बड़ा जो गेनर है वो लुपिन है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का जो रिपोर्ट आया है वो डबल अपग्रेड का है। तो इनकी एक पहले सेल रेटिंग थी, अब ये ऐड रेटिंग पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ गए हैं और टारगेट भी इन्होंने
1400 से बढ़ा के 1805 रुपये कर दिया है। ऑब्वियसली आज के रनअप के बाद अपसाइड बहुत लिमिटेड दिखाई पड़ रही है, लेकिन कोटक को लगता है कि FY25 FY26 में जो नए ड्रग लॉन्चेस हैं उसके कारण काफ़ी शानदार प्रदर्शन रह सकता है। इन्होंने अपने प्रीवियस एस्टिमेट्स को 3 से 16% बढ़ाया है FY26 से FY27 के कार्यकाल में, और जो ऑर्बिट्रॉल और दूसरे ब्लॉकबस्टर ड्रग्स हैं वहाँ का भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छी तरीके से आ सकता है FY25 में, जिसके कारण ये अपग्रेड कोटक आज करता हुआ नजर पड़ा है, जिसके बाद शेयर में ऑब्वियसली एक अच्छा ट्रैक्शन 7.5% ऊपर अभी दिखाई पड़ रहा है स्टॉक। बिल्कुल 7.5% ऊपर लुपिन, और बहुत आई थिंक फार्मा में पिछले एक साल में शायद सबसे शानदार स्टॉक यही रहा है लुपिन। पहले इस पर एक व्यू ले लेते हैं, उसके बाद बाकी स्टॉक्स की बात होगी। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या लुपिन? नहीं अनुज, लुपिन हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। हमने जो फार्मा स्पेस में बेट ली है वो है ग्रैन्युल्स इंडिया, जो कि एक मिड कैप एपीआई प्लेयर है, और हमें लगता है कि यहाँ पर पे हमें एक अच्छी तेजी नजर आती है, और हम ये समझते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ भी थोड़ी कंपैरेटिवली बेटर है। तो ये ग्रैन्युल्स हमारी पिक है एज अ डिस्क्लोजर इन द एंटायर फार्मा बास्केट। लुपिन नहीं है, बट हमने इस पूरे फार्मा को थोड़ा एक्सपोजर लेने के लिए फार्मा 20 के जरूर ETF लिए हुए हैं, बट जो हमारी ओवरवेट पोजीशन है, जैसे मैंने कहा, मिड कैप फार्मा पे रहेगी। कि मिड कैप फार्मा आपको पसंद है। इस पर एक टेक्निकल कॉल शिवांगी, आज के आज की आतिशबाजी के बाद 7-8% ऊपर है ये काउंटर 1753 पर। क्या एक नया खरीदार जुड़ सकता है लुपिन में? जी बिल्कुल, काफी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 20 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद एक इतने अच्छे प्राइस वॉल्यूम सर्ज के साथ ये स्टॉक निकलते हुए दिखा है। एंड जिस तरह RSI भी शूट अप कर रहा है, तो ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। एंड आपने सही कहा कि फार्मा स्टॉक्स तब चलते हैं जब मार्केट साइडवेज है, पर ये काफी एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो 1820 तक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1720 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ओके, तो 1820 तक अब ये मूव एक्सटेंड हो सकता है, बस आपको 1720 का नया स्टॉप लॉस के तौर पर आप ध्यान रखिएगा उस लेवल को। लेकिन यतिन, बाकी फार्मा कंपनियां, ऑफ कोर्स शायद लुपिन का इम्पैक्ट भी हो सकता है। आज देखिए इसके ठीक पीछे लॉरस लैब्स में अच्छा खासा मोमेंटम, ग्रैन्युल्स एक्सेट्रा की बात वैसे भी हो रही थी। तो देखिए, जाइडस लाइफ एल्केम से शुरुआत करते हैं। ये दोनों स्टॉक्स भी लगभग 3-3.5% ऊपर हैं, और दोनों ही स्टॉक्स MSCI के कैंडिडेट्स हैं। इनफैक्ट नुआमा रिसर्च के हिसाब से अगर जाइडस और एल्केम सब्जेक्ट टू सर्टन प्राइस कंडीशंस अगर वो मीट हो जाती हैं, तो इस टाइम के जो अगस्त रिव्यू में है ये दोनों स्टॉक्स भी शामिल हो सकते हैं, और दोनों ही स्टॉक्स में 150 मिलियन के आसपास की बाइंग देखने को मिल सकती है, यानी 1000-1200 करोड़ के बाइंग फ्लोज यहाँ आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो इवेंट है MSCI का, उसके पहले जाइडस लाइफ खास करके आज 3.5% ऊपर दिखाई पड़ रहा है। ग्रैन्युल्स और लॉरस, ये दोनों स्टॉक्स भी काफ़ी शानदार तेज़ी में है। इनफैक्ट लॉरस 5% ऊपर है, और कहीं ना कहीं ये जो चाइनीज़ API प्राइसेस हैं यहाँ सुधार देखने को मिल रहा है। जो एक्सपोर्ट डेटा है खासकर US मार्केट में, यहाँ भी आपको सुधार देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये दोनों स्टॉक्स आपको मूव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है, ईयर टू डेट काफ़ी सारे फार्मा स्टॉक्स ने 50% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 6 महीनों का अगर आप डेटा देख लें तो जाइडस, ग्लेनमार्क, नाटको और बायोकॉन, ये चारों स्टॉक्स ने लगभग 50% रिटर्न दिए हैं, और लुपिन ने भी लगभग आज का अगर आप गेन ऐड कर लें तो 31% रिटर्न दिए हैं। तो काफ़ी सारा अच्छा प्रदर्शन फ्रंटलाइन फार्मा कंपनीज में देखने को मिला है, और आज के सत्र में काफ़ी शानदार पूरा पैक बजिंग दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, पूरे पैक में बहुत ही तगड़ा मूव देखा गया है। इनफैक्ट जाइडस की बात हो ही रही है, तो रुचित एक बार टेक चेक आप इस पर देंगे? स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रॉन्ग है। हम एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक में बना हुआ है, और कुछ जो कंसोलिडेशन भी पिछले 15-20 दिन में आया है, वो पूरा कंसोलिडेशन एक टाइम वाइज करेक्शन ही लग रहा था, क्योंकि स्टॉक में इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज सपोर्ट्स नहीं ब्रेक हुए। अब जो सपोर्ट बेस है नियर टर्म का, वो 1060 के आसपास शिफ्ट हो गया, और जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, पॉसिबिलिटी जो प्रीवियस स्विंग हाई था 1170 के आसपास तक ये स्टॉक जा सकता है। सो 1170 इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, बट फॉर नाउ लग रहा है कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये अपट्रेंड का रिजम्पशन जस्ट हो रहा है। बिल्कुल, जाइडस लाइफ अच्छे मूव्स। गाबा सर, आपके रेडार पर कोई फार्मा स्टॉक है क्या? एक्चुअली नहीं, मेरे पास नहीं है, एक्सेप्ट फार्मा सेक्टर से शायद लाल पैथलैब या वो डायग्नोस्टिक स्पेस से है, लेकिन यस वो दोनों अच्छे लगते हैं, मेट्रोपोलिस और लाल पैथलैब। मैंने वो ध्यान नहीं दिया लाल पैथलैब इस पे फार्मा में।
डॉक्टर लाल, तो वैसे रुचित ने वो टारगेट दे भी दिया है 3040 का, जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम है। ये इनफैक्ट एक सेक्टर है जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्वांकरा की, रियल एस्टेट कंपनी, जहां पर बैंगलोर और साथ ही साथ मुंबई में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी में है। जमीन की खरीद हो चुकी है। कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या है, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स, किस तरह की डिमांड है, सब पर बातचीत होगी। हमारे साथ कंपनी के ग्रुप सीईओ अभिषेक कपूर है। अभिषेक जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बैंगलोर वाले प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर आपने 7 एकड़ जमीन खरीदी है। इनफैक्ट आप ही नहीं, हर दूसरे दिन या तो प्रेस्टीज या फिर ब्रिगेड बैंगलोर में लार्ज पार्सल्स ऑफ लैंड खरीद रहे हैं। तो मैं बस अंदाजा यही लगा रही हूँ कि वहां पर डिमांड रिलेंटलेस है। जी अर्शदा, शो पे बुलाने के लिए थैंक यू। आप सही कह रही हैं, यहाँ पे डिमांड बड़ी रोबस्ट है। बैंगलोर मार्केट में बॉयंसी है और अब्जॉर्प्शन लेवल्स हाई हैं, वैकेंसी लेवल्स, और या आप कमर्शियल में देखें, या जो सप्लाई है अभी 7 से 8 महीने की सप्लाई बची है यहाँ पे। तो जो न्यू लॉन्चेस पे फोकस है वो सभी डेवलपर्स का है, डिमांड बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है सभी लोग फोकस कर रहे हैं न्यू एक्विजिशन पे। और ये डिमांड ट्रेंड जो है वो सस्टेनिंग है। तो जो अभी आज की डेट में हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का जो सेल्स है वो भी एक अच्छी पेस पे चल रहा है। तो सस्टेनेंस सेल्स भी अच्छी चल रही है और न्यू लॉन्चेस तो चल ही रहे हैं। ओके अभिषेक, गुड आफ्टरनून। एक जो वाटर क्राइसिस था उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है, और क्या एक कंसिडरिंग एक मेट्रो मार्केट में क्या एक तरीके का डीरेटिंग फैक्टर हो सकता है ये? अनुज, देखें, जो ये वाटर क्राइसिस की बात है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, बैंगलोर के लिए भी है और कई और शहरों में है। तो इसको तो दोनों पब्लिक और जो गवर्नमेंट का एफर्ट है उससे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों ही एक एफर्ट कर रही है। डेवलपर्स भी एफर्ट कर रहे हैं इसको प्लान करने का, और इसको इस तरह से वर्क करे कि कुछ एक रेजोल्यूशन निकले। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात है। तो वो मुझे लगता है कि ये सभी शहरों में है, आज कई शहरों में है इनफैक्ट। और ये समर्स भी काफी डिफिकल्ट थे, अगर आप देखें तो ये समर्स पर्टिकुलरली काफी डिफिकल्ट थे पूरे कंट्री के लिए। तो इम्पैक्ट तो आज की डेट में मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है। और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि कोई खासा रहेगा इस मार्केट में। बिल्कुल। खैर, हर जैसा आपने बोला हर मेट्रो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक्सक्यूज मी। प्राइसिंग को लेकर क्या ट्रेंड रहा है, क्योंकि बड़ी मेट्रो मार्केट्स में बेंगलुरु एक फिर भी एक मार्केट थी जहां पर थोड़ी सी एक अफोर्डेबिलिटी थी रिलेटिवली। पिछले 1 साल में क्या ट्रेंड रहा है प्राइसिंग को लेकर? देखें, ये जो प्राइसिंग ट्रेंड बैंगलोर का है ये बहुत टाइम से कैचअप के लिए वेट कर रहा था, और ये अब मुझे लगता है कि काफी स्ट्रीमलाइन हुआ है। और जो अप्रिसिएशन हुआ है, अगर आप कंपेयर करें बाकी मार्केट्स के साथ, तो रिलेटिवली जो अप्रिसिएशन है वो बैंगलोर मार्केट में काफी कम है कंपैरेटिवली। तो रिलेटिवली अगर आप देखें तो ये मार्केट फिर भी बड़ा ही अफोर्डेबल है। और ये जो बाकी शहरों से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है बैंगलोर की जो वेलोसिटी है, वॉल्यूम है, उस पे ही मेन प्ले होता है सब डेवलपर्स का। तो जो क्योंकि यहाँ पे आईटी काफी पॉपुलर है, जो अब्जॉर्प्शन लेवल है करीब 13 से 14 मिलियन का अब्जॉर्प्शन लेवल है एनुअल, उसकी वजह से डिमांड काफी सस्टेन करती है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टेबल प्राइस मार्केट है, और ये अब ये सिंगल डिजिट्स में कंटिन्यू रहेगा अप्रिसिएशन के लिए। बट प्रोजेक्ट टू मार्केट ऑफ कोर्स कई प्रोजेक्ट्स में ज्यादा अप्रिसिएशन होता है क्योंकि सप्लाई कम होती है, और कई प्रोजेक्ट्स में एक नॉर्मल स्टेबलाइज्ड इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है प्राइसिंग में। मुझे याद है इस साल की शुरुआत में पूर्वांकरा ने कहा था कि आप दिल्ली और मुंबई जैसे मार्केट्स में भी फॉरे करेंगे। ऑफ कोर्स बॉम्बे में आपको एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और बहुत ही प्राइम लोकेलिटी पाली हिल में मिला। क्या कुछ और हेडवे मिला है मुंबई के मार्केट में या फिर दिल्ली में इस समय? ये आप देखें, मुंबई में तो हमारा एंडेवर है कि हम और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करें, और हम एक्टिवली परसू कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज। जैसे ही कुछ क्लोज होता है डेफिनेटली हम इन्फॉर्म करेंगे मार्केट को। जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमने एक अनाउंसमेंट किया है कि हम एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं
वहाँ एंटर करने का। तो हमने ऑफिस और लोगों को वहाँ पे डिप्लॉय किया है, तो उसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि आप जब शुरू करते हैं एक एंट्री स्ट्रैटेजी, एक मैच्योरिटी टाइम फ्रेम होता है जिसमें आप प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएट करते हैं, तो बहुत अर्ली स्टेज में है। जैसे कुछ कंक्लूड होगा डेफिनेटली इंटीमेट करेंगे, लेकिन मुंबई मार्केट डेफिनेटली और प्रोजेक्ट्स में हम एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं, एंड होपफुली और कुछ ट्रांजैक्शंस के ऊपर जैसे कंक्लूड होगा हम इंटीमेट करेंगे, बट बिजनेस एज यूजुअल है, जो हमारा ग्रोथ प्लान है उसके ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो थाने वाला प्रोजेक्ट, आई थिंक वहां पर आपने लैंड एक्वायर किया, वो MMR रीजन में आता है, इट्स नॉट लाइक राइट इन द हार्ट ऑफ मुंबई सिटी जैसे आपका वो पाली हिल वाला प्रोजेक्ट है। वहां से किस तरह का स्कोप है, आप कितनी अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लैंड एक्वायर करते हैं तो यू नो हाउ लॉन्ग डज इट इवेंचुअली टेक टू स्टार्ट बिल्डिंग एंड डिलीवरिंग? ये 12.75 एकड़ का प्रोजेक्ट है, वेरी प्राइम लोकेशन में है, थाने में एकदम प्राइम लोकेशन पे है, घोड़बंदर रोड पे। और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू पोटेंशियल जीडीवी है इसमें। और हमारा टारगेट हमेशा जब हम डिप्लॉय करते हैं कोई भी कैपिटल किसी भी प्रोजेक्ट में, टारगेट होता है कि 9 से 12 महीने के अंदर हम प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। तो हम इस प्रोजेक्ट के लिए भी यही टारगेट रखेंगे कि हम 9 से 12 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। ओके, 9 से 12 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का टारगेट रहेगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। चलिए इस पर एक व्यू ले लेते हैं। आशीष, पूर्वांकरा पर्टिकुलर नहीं, लेकिन रियल एस्टेट पर क्या व्यू होगा आपका? बिल्कुल। तो अनुज देखिए, रियल एस्टेट पे तो हम काफी पॉजिटिव रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जो इन्वेंट्री लेवल है वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं अक्रॉस मेट्रो सिटीज, जो चाहे मुंबई हो, बैंगलोर हो, सभी मार्केट्स में हमने देखा इन्वेंट्री लेवल काफी कम हो गया। दूसरा, एफोर्डेबिलिटी काफी बढ़ गई है, तो ईएमआई वर्सेस द पे चेक्स जो है वहां पर पे हमें बहुत ही अच्छा एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो हमारा मानना है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और ये जो सबसे बड़ा शिफ्ट है कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज के अंदर में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर पे सबसे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अफोर्डेबल से ज्यादा कहीं ना जो अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है वो आ रही है प्रीमियम प्रॉपर्टीज में। इसलिए आप देख रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियलिटी, डीएलएफ जैसे स्टॉक, इनमें काफी एक अच्छे ट्रेंड बने हुए। तो हमारा मानना है कि इन स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी रहेगी। और इसके प्रॉक्सी प्लेस वायर्स एंड केबल कंपनी या बिल्डिंग मटेरियल्स की जो कंपनी है, उनमें एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर देखने को नजर आ सकती है। ओके, मीनवाइल वो आईसीआईसीआई बैंक की जो हमने बात की थी, एक बार वापस उसका स्टॉक लेकर आइए इंट्राडे में, और बहुत शानदार मोमेंटम इसमें, और इसने अकेले बैंक निफ्टी को ग्रीन में पुल किया। और अब 64 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन आएगा आपकी स्क्रीन पर 346 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। जी हाँ, 346 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक से। 372 पॉइंट एचडीएफसी बैंक ड्रैग कर रहा है, लेकिन 346 पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन। और सिंगल हैंडेडली इसको हर्षदा बैंक निफ्टी को ग्रीन में लेकर आया आईसीआईसीआई बैंक। जो कल एचडीएफसी बैंक कर रहा था, आज वो आईसीआईसीआई बैंक कर रहा है, एक बहुत बड़ा मूव। इनफैक्ट प्रशांत हमारे साथ है। प्रशांत, एक बार पहले आईसीआईसीआई बैंक पर नया व्यू और फिर आपके ट्रेड पर आएंगे, क्योंकि यही ड्राइव कर रहा है इस पूरी रिकवरी को जो निफ्टी बैंक में दिख रही है। जी हर्षा जी, सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू द पैनल। तो ये मैंने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किया हुआ था ट्रेड, वहां पे मुनाफा बांध लिया है। ओवरऑल जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो इसमें काफी बुलिश है। यहाँ से मुझे लग रहा है पोजिशनली अभी हम करीब 1230-35 के बीच ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट। यहाँ से कम 1275, 1280 ये लेवल्स नजर आने चाहिए। और जो आज का लो बना हुआ है करीबन 1218, इसके जस्ट नीचे 1214-15 पे स्टॉप लॉस रख के कैरी करनी चाहिए पोजीशन। ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी। अनुज, आपको याद है कल हम बात कर रहे थे एचडीएफसी बैंक की, तो हमने बोला था कि यू नो इस एमएससीआई रिव्यू में तेजी वेट बढ़ेगा तो तेजी आएगी। फिर हम बात करेंगे बाद में कि यू नो एफआईआई की पोजीशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो क्या वो कूल ऑफ देखने को मिलेगा। लेकिन आईसीआईसीआई ये एक ड्राइवर था, ये एक ट्रिगर था एचडीएफसी बैंक के लिए। क्या आईसीआईसीआई बैंक के लिए बड़ा ट्रिगर यही है कि इनकी अर्निंग्स मजबूत और होती दिखाई देंगी और उस पर ज्यादा फोकस है, जो इवेंचुअली एचडीएफसी में भी लोग देखेंगे? बिल्कुल। देखिए क्या हुआ था, एचडीएफसी बैंक के केस में बहुत ज़्यादा प्रीएम्प्टिव पोजीशनिंग हो गई थी, और वो इसके लिए कल हाई से स्लिप हुआ और आज नीचे आया। मुझे लग रहा है अगर आपको एचडीएफसी बैंक का फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कारण से 1650, 1680, 1690 के करीब मिल जाएगा, तो मुझे लग रहा है वहाँ बॉटम हो जाएगा एचडीएफसी बैंक का। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक के केस में क्या हुआ है हर्षदा, आईसीआईसीआई बैंक एक समय पे लीडर था बैंक निफ्टी का,
काफ़ी समय से इसके अर्निंग्स पर इसने रिएक्ट करना बंद कर दिया था। अगर आप देखें ये वो वाला स्टॉक नहीं रहा था जो एक समय पे ये 2-2.5 साल पहले था। आई थिंक कुछ बदला है यहाँ पर, एक मार्केट ने वापस कॉन्फिडेंस लिया है। और एक थोड़ा सा एक बार बीच में ICICI बैंक को लेकर रिपोर्ट आई थी कि थोड़ा शायद मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी बन गई थी, उसके बाद थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस आई थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है मार्केट का फुल कॉन्फिडेंस है दोनों स्टॉक्स पर। एक और चीज़ जो ICICI बैंक के साथ हुई थी, ICICI बैंक ने आई थिंक 5 क्वार्टर पहले पीक मार्जिन हिट किया था। उसके बाद से हर बार उनका मार्जिन जो है वो बिकॉज बेस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया था वो कम हो रहा था। अब वापस बेस इफेक्ट फेवरेबल हो गया। यहाँ से मुझे लग रहा है इन सब बैंकों के वो जो मार्जिन पे हिट थी वो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ से वापस मार्जिन शायद आपको रिकवरी दिखाएं। ये एक और रीज़न है कि मार्केट थोड़ा सा इन नंबर्स को पॉजिटिवली देखना चाहता है। और सिर्फ ICICI बैंक नहीं, आप एक्सिस देखिए, कोटक देखिए, अक्रॉस द बोर्ड बैंकिंग में वापस एक रैली की शुरुआत हुई है। वो आई थिंक मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है कि शायद इस क्वार्टर में इनके निम्स में वो कॉन्ट्रैक्शन ना आए, बल्कि हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंशन आ जाए। तो वो क्लियरली मार्जिन्स का प्ले अब यहाँ पर फिर एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा और आज का आउट परफॉर्मर वो स्टॉक है। प्रशांत, कमिंग बैक टू आज का आपका टॉप ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे, क्या नया ट्रेड लेंगे? पे मुझे इंडस टावर्स में एक बहुत अच्छा स्क्वीज ब्रेकआउट नजर आ रहा है। और अगर हम देखें स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न पिछले 8 से 10 दिनों से, यानी इसने प्रीवियस डे लो को छुआ भी नहीं है, तो मैं बिल्कुल इसके साथ जाना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 395 के जस्ट नीचे, 395 स्पॉट के नीचे। जो टारगेट होगा वो होगा 425 से लेके 430, 425, 430। ओके, तो 425 से 430 के लिए इंडस टावर। अच्छा, कुछ ही देर पहले हम वो पूर्वांकरा के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। एक फटाफट से पर्सपेक्टिव आपके लिए अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की तरफ से भी लेकर आते हैं। कंपनी इस साल करीब 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च करने की योजना बना चुकी है। कंपनी के MD और CEO कमल सिंगल ने कहा है कि डिमांड आउटलुक काफ़ी मजबूत है और उनसे ऑफकोर्स खास बातचीत हमारे संवाददाता केतन जोशी ने की, उसी का एक हिस्सा सुनिए। अरविंद स्मार्ट स्पेस के MD एंड CEO हमारे साथ है। सर बताइए, FY25 में हम कंपनी को कहाँ देखेंगे इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और रेवेन्यू? श्योर। तो अभी लास्ट ईयर जो था 23-24 उसमें हमने करीब 1100 करोड़ रुपए का फ्रेश सेल्स किया, जो कि हिस्टोरिकली हाईएस्ट था कंपनी के लिए। और हम अगर देखें तो पास में 25-30% ग्रोथ हम देख पा रहे हैं कंपनी में आते हुए। तो इस साल भी उम्मीद यही है कि 1100 करोड़ के ऊपर 25-30% की ग्रोथ आए, ऐसा हम कार्य कर रहे हैं और उम्मीद है कि इतनी ग्रोथ आ जाएगी। सर, नए प्रोजेक्ट अगले 2 साल में कितने हम लॉन्च करेंगे और उनका साइज कितना होगा? अगेन प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। जो लास्ट ईयर गया 23-24 मार्च में जो खत्म हुआ, उसमें हमने फॉर द फर्स्ट टाइम 4000 करोड़ से ज़्यादा के नए प्रोजेक्ट लिए। इनफैक्ट इट वाज मोर देन 4500 करोड़। उसमें काफ़ी अच्छी ट्रैक्शन है। बेंगलोर में, अहमदाबाद में, सूरत में भी हमने एक नया प्रोजेक्ट लिया लास्ट ईयर। और इस साल भी एफर्ट यही है कि नए प्रोजेक्ट पाइपलाइन को भी हम कंसोलिडेट करते रहें। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी तो प्रोजेक्ट्स भी नहीं चाहिए हमें, तो उसमें भी उम्मीद यही है कि 25-30% की ग्रोथ करेंगे। और अगर मैं 4,500 को बेस मानूं तो आने वाले साल में 5,500 करोड़ के आसपास के नए प्रोजेक्ट आ पाएंगे, ऐसा हमारा प्रयत्न है। जैसे टॉप लाइन का ग्रोथ आपने 20-30% बताया, तो बॉटम लाइन भी इतनी ही इम्प्रूव होने की? यस, कॉरस्पॉन्डिंग यस। हमारे मार्जिन करीब 25% के आसपास रहते हैं एबिटा लेवल पे। वही मार्जिन हम प्रोटेक्ट करेंगे और उसको अचीव करेंगे, ऐसा हमारा प्रयत्न है। नया जो प्रोजेक्ट होगा वो किस सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस करेगा? अफोर्डेबल होगा, मिड साइज होगा कि लग्जरीज होगा? सो जनरली हमारा मिड प्राइस पे काफ़ी फोकस है। मिड प्राइस, अपर मिड प्राइस और लग्जरी। और 70-80% मिड और अपर मिड में रहेगा और बाकी लग्जरी की तरफ हमारा ध्यान रहेगा, ऐसा प्लान है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये बात हुई अरविंद स्मार्ट स्पेसेस से। मीनवाइल मिड कैप इंडेक्स एक बार लेकर आइए और आई थिंक ये एक फिर फ्रेश ऑल टाइम हाई मिड कैप इंडेक्स के लिए 56,700 क्रॉस होता हुआ अब। और शानदार मोमेंटम, एडवांस डिक्लाइन अभी भी एडवांसेस के फेवर में। और कुछ और स्टॉक्स जो रेडार पर आ रहे हैं इस समय। सुबह ट्रेंड की बात हुई थी, ट्रेंड ग्रीन में आया। मीनवाइल एक बार इंडिया सीमेंट लेकर आइए। इंडिया सीमेंट अभी भी बैन में है, लेकिन कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं यहाँ पर कि शायद आगे जाके ओपन ऑफर भी आए। यहाँ पर एक मोमेंटम अच्छा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छा मूव आया इस समय। और कोटक महिंद्रा बैंक अब 1840 पर। ICICI बैंक में खैर सपोर्ट है ही। एक और स्टॉक बाटा
प्रशांत जी गुड आफ्टरनून। एक बार बाटा का चार्ट देखिए, काफी समय के बाद ये रेडार पर आया स्टॉक। जी वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है, एक कैंडल जो ब्रेकआउट किया था 200 दिनों के एवरेज के ऊपर, उसको जस्ट 3-4 दिन प्राइस उसके ऊपर सस्टेन किए, बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है क्योंकि प्राइस एक्सेप्टेंस हो चुका है। तो मुझे लग रहा है वही एक स्टॉप लॉस रख के, यानी 1475 1475 यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चेंज के आसार दिखा रहा है। यहाँ से पोजिशनली अगर 1580 1600 तक भी लेवल आए तो मुझे इसमें हैरत नहीं होगी। नॉर्मली ये स्टॉक इस सीजन में चलता है, तो यहाँ पे 1475 स्टॉप लॉस, 1550 1580 ये टारगेट्स रख के लॉन्ग जा सकते हैं। ओके, तो ये 1550 के टारगेट्स के लिए एक मौका बाटा इंडिया में देखने को मिलेगा। अच्छा आशीष जी, एक बार फटाफट से प्लीज पर्सपेक्टिव देंगे कि मजगांव डॉक जो अब 5528 का स्टॉक है, गार्डन रीच जो अब 2663 का स्टॉक है, और आपका भारत डायनामिक्स जो 1700 के चक्कर काट रहा है, इनमें कुछ खरीदने का मौका मिलेगा या बस काफी आगे निकल चुकी है? नहीं तो बिल्कुल ऐसा, देखिए नए ऑल टाइम हाई बने और बड़ी स्पीड से बने। अब इन लेवल्स पे तो कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट हमें जो लगता है कि ये जो पूरा स्पेस है इसमें प्राइस एक्शन बड़ा हो चुका है, बट हमें ये भी देखना है कि अर्निंग ग्रोथ अच्छी खासी आने वाली है। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, 6 to 8 टाइम्स की ऑर्डर बुक सभी कंपनीज के अंदर में देखने को मिल रही है, और आप देखेंगे ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस हम देख रहे हैं नए नए ऑर्डर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। पर अब बात ये कि प्राइस ने शायद उसको बहुत जल्दी एक एक्शन दिया है, तो यहाँ पर पे मैं लमसम पे तो रिकमेंडेशन नहीं देता, बट जैसे अभी कई फंड्स या कई स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आप एक सिप की स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। जैसे इसी स्पेस में हम सोलार इंडस्ट्रीज की भी चर्चा हमने आपके शो पे पिछले 15 दिन पहले की थी, और अब देखिए वहां पे भी एक बड़ी तेजी आई। पर हमारा मानना है कि ये कंपनी की जो डिफेंस का बिजनेस है वो करीब 15% के आसपास आता है, तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। पर पॉइंट ये है कि ये स्टॉक इस महीने में ही करीब 25 से 35% चल चुके हैं। इनफैक्ट मुझे याद है कि इलेक्शन के अगले दिन हमने जब बात की तो गार्डन रिच बिल्डर्स की बात की थी, और वो स्टॉक करीब करीब 60-70% लास्ट एक महीने में चल चुका है। तो करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर पे कोई फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बट हम हमारे पोर्टफोलियोज में इन स्टॉक्स को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और उसके लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट लगाकर इनको राइट कर रहे हैं। ओके, तो राइट कीजिए, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर आपके पास है, एक्चुअली आई डोंट नो, यहाँ पर लोग चाहें तो खरीदना नहीं सकते क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा भाग चुके हैं। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स मैं आपकी स्क्रीन पर रखना चाहती हूँ जहाँ पर इंटरेस्ट अच्छा खासा है। गावा जी, हम कुछ देर पहले डॉक्टर लाल मेंशन कर रहे थे, मेट्रोपोलिस पर आपकी नज़र गई है क्या? क्योंकि इधर कैचअप है, करीब 2-2.5% के गेंस दिख रहे हैं, खरीदेंगे या फिर आप प्रेफर करते हैं डॉक्टर लाल ही? इनफैक्ट दोनों थे, लाल मेटलैब्स एंड मेट्रोपोलिस, दोनों ही में तेजी है। मेट्रोपोलिस की बात करें 2089 पर ट्रेड कर रहा है, इसका जो सेटअप है सही है। 2070 का स्टॉप लगाना चाहिए, मेरे ख्याल से 2100 पार कर लेगा, 2120 जा सकता है। जो सेटअप है ऑन अ हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर लगता है वो 2150 भी ले जा सकता है, क्योंकि सेटअप सही है मेट्रोपोलिस का। सेटअप मजबूत, मेट्रोपोलिस में भी एक मौका है। स्टॉक में अब हम देख रहे हैं ये भी डे हाई की तरफ ही बढ़ रहा है। चलिए चार का चौका की तैयारी कर लेते हैं, फिर इन ट्रेड्स को भी आपके सामने पेश करेंगे। शिल्पा जी बताएंगे हमें सस्ता ऑप्शन। मानस, आपके पास मैं आऊंगी एफएनओ सुपरस्टार के लिए। मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता तो है ही, लेकिन साथ ही चार्ट का चमत्कार हम प्रशांत सावंत से लेंगे। आप लोग ट्रेड निकालिए, तब तक एक और डेवलपमेंट पर नजरें हमारी हैं। और एसएमई आईपीओस पर दरअसल एनएससी अब थोड़ी सी सख्ती बरतती हुई दिखाई दे रही है। एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर एनएससी ने एक नया नियम जारी किया है, जिसमें लिस्टिंग कितनी हो सकती है इस पर कैपिंग लगा दी है। ज़्यादा डिटेल्स क्या हैं, इसके क्या मायने हैं, क्यों इस पर अब बातचीत हो रही है, यतन हमारे साथ है ये बताने के लिए। यतन बताइए। तो देखिए हर्षदा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एसएमई एक ऐसा स्पेस है जहां रेगुलेटर को बहुत सारे सजेशंस गए हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स गई हैं, बहुत सारे मार्केट मैनिपुलेशंस के इंस्टेंसेस एसएमई स्पेस में बाहर आए हैं। अब हो क्या रहा है कि जो सिस्टम है एसएमई की लिस्टिंग का और उसकी जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं मिसयूज़ किया जा रहा है, जिससे काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को गुमराह किया जा रहा है। इसमें मैनिपुलेशन प्रोन लिस्टिंग भी हो सकती है, जिसके कारण एक्सचेंजेस ने और रेगुलेटर ने एक जॉइंट डिसीजन लिया ऐसा लग रहा है। एनएससी के आज के सर्कुलर के मुताबिक जो एसएमई की अभी से लिस्टिंग्स होंगी, वहाँ एनएससी पे जो एसएमईज लिस्ट होंगी, जो डे 1 का लिस्टिंग कैप होगा प्री ओपन में वो 90% होगा। इसका मतलब ये है अगर इशू प्राइस कोई एसएमई स्टॉक का आईपीओ के अंदर 100 रुपये है तो 190 रुपये तक ही वो प्री ओपन में ट्रेड हो सकता है। उसके बाद जो रेगुलर सर्किट लिमिट्स हैं थ्रू द डे
वो एप्लीकेबल रहेंगी, लेकिन हाँ ये 90% का कैपिंग काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप पिछले 2 महीने की लिस्टिंग्स देख लें और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो डेंसिटी जो थोड़े दिनों पहले लिस्ट हुआ था 100 रुपये का इशू प्राइस था और लिस्टिंग वाले दिन 252 रुपीज़ पे सेटल हुआ था, यानी 2.5 गुना ऊपर। डिवाइन पावर ये 40 रुपये में IPO आया था, पहले दिन 152 रुपये पे ये क्लोज होता हुआ आपको नजर पड़ा। इसका मतलब ये है ब्रॉडली 4 गुना ऊपर ये लिस्टिंग के दिन बंद होता हुआ नजर पड़ा। मेडिकेमेंट ऑर्गेनिक्स एक ब्लॉकबस्टर IPO था, 34 रुपये का इशू प्राइस और 144 रुपये के आसपास का लिस्टिंग डे का क्लोज आता हुआ नजर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये 5 गुना, 6 गुना, 3 गुना जो लिस्टिंग हो रही है पिछले 2-3 महीनों में, इसको लेके काफ़ी सीरियस हो चुके हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। और शिवालिक पावर की भी अगर बात करें तो लगभग 3 गुना डे 1 को ही गेंस आते हुए नजर पड़े। तो कहीं ना कहीं SME का जो मैनिपुलेशन है उस पर शिकंजा कसा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो कैपिंग है उससे शायद रेगुलेटर और एक्सचेंज को लगता है कि कुछ हद तक ये मैनिपुलेशन रोका जा सकता है। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और हर्षदा, इसमें मैं एक काम कहूँगा कि यतिन और मैं दोनों उस बोर्ड मीटिंग में थे जब मतलब वो प्रेस उसमें थे जिसमें हमने सेबी चेयरपर्सन को पूरे डिटेल्स दिए थे कि क्या हो रहा है SME IPO में और किस किस तरीके के लेवल्स और कैसे मर्चेंट बैंकर्स यहाँ पर इन सर्टेन केसेस 40% फीस है। मतलब 40% फीस पे मतलब नहीं है। मतलब IPO का साइज़ 40 करोड़, बोलियाँ आती हैं 6-6 हज़ार करोड़ की, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा। अगर इस मार्केट में कहीं फ्रॉड है तो वो SME में है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और आजकल हम सब व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह अगर कभी भी नोटिस करेंगे, हर दिन 3 नए SME स्टॉक रेकमेंड हो रहे होते हैं हर व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो वो थोड़ा सा एक यहाँ पर थोड़ा सा लगाम कसने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले भी एक बार हो चुका है SME स्पेस में ये सब। तो इसके लिए देखिए, हर SME कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि काफ़ी इसमें मतलब थोड़े से अनफेयर चीज़ें चल रही हैं SME स्पेस में। इनफैक्ट अनुज, पिछली बोर्ड मीटिंग में मुझे अगर ध्यान है ठीक से तो सेबी चेयरपर्सन ने ये कहा था कि एक जो इन्वेस्टमेंट बैंकर SME IPO का वो फर्जी ऑडिट सर्टिफिकेट्स देता हुआ पाया गया था। तो जो एक्सचेंजेस को आपको अप्रूवल लगता है ऑडिटर्स का, वो सर्टिफिकेट फोर्ज करके अप्रूवल लाए जा रहे थे SMEs के लिए, और डे 1 को इतना सारा मैनिपुलेशन हो रहा था। तो मुझे लगता है कि आप जैसे बता रहे हैं कि फीस हो या मैनिपुलेशन हो या फर्जी डॉक्यूमेंट हो या काफ़ी सारी कंपनी फर्जीवाड़ा भी कर रही हैं, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा अहम मूव है जो पूरे के पूरे SME स्पेस को अब कंट्रोल में रखेगा। बिल्कुल, और इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बबल बनने से पहले ही रोक दिया जाए। तो इसके लिए तो अब 90% कैप रहेगा प्री ओपन सेशन में। चलिए यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे शिल्पा जी से। शिल्पा जी बताइए क्या ट्रेड रहेगी? आप म्यूट पर हैं शायद। सॉरी, सस्ता ऑप्शन मेरा ध्यान अभी भारत फोर्ज में जा रहा है। भारत फोर्ज में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और यहाँ पे OI एडिशन ऑन द लॉन्ग साइड अच्छे खासे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको 1-2 सेशन में ये टुवर्ड्स 1700, 1730, 1750 के भी लेवल्स के लिए अप्रोच ले सकता है। तो यहाँ पे 1700 का जो कॉल ऑप्शन है जो रफली 38 रुपीज में है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 26 का रखिए। पहला टारगेट 51 का है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 58 से लेकर 64 के भी लेवल्स हैं। ओके, भारत फौज का 1700 का कॉल, ये हो गई शिल्पा जी की ट्रेड। मानस, FNO सुपरस्टार। तो देखिए FNO सुपरस्टार के लिए जाइडस लाइफ में खरीदारी करने की राय रहेगी। हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड ऑलरेडी बना हुआ है, बट आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 1110 के आसपास था, स्टॉक ने उसको वॉल्यूम्स के साथ ब्रीच किया है। तो उसके फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं जाइडस लाइफ के। स्टॉप लॉस आपको 1114, 1114 के नीचे लगा के ट्रेड लेना है, लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है। टारगेट 1190, 1190 तक के हो सकते हैं जाइडस लाइफ के फ्यूचर में। ऑप्शन में आप 1140 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 37 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए मौका जाइडस लाइफ में आता हुआ। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो यहाँ पे अर्चना जी, मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बेस बन चुका है ऑटो सेक्टर में, शायद ये नेक्स्ट वीक लीड कर सकता है। सो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा, आइशर मोटर्स में रेकमेंड करूंगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 4635, 4635 स्पॉट। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 4850, 4850 का। और आशीष, आपका मिड कैप फंडा? बिल्कुल, तो हर्षदा देखिए, हम जाना चाहेंगे वाटक वाबा के साथ एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है और उसकी चर्चा हमने
पहले भी कि आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज इस कंपनी को लेके आई कि एक इनका आर्बिट्रेशन था जहां से इनको करीब शायद 40 से 50 करोड़ रुपया का अवार्ड हुआ है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। और ओवरऑल हम इस पूरे वाटर ट्रीटमेंट के अंदर काफी पॉजिटिव है। इस पूरी थीम के अंदर हमें लगता है ये जो अपॉर्चुनिटी साइज है पूरे वाटर ट्रीटमेंट की करीब करीब 2 लाख करोड़ की रहेगी। और इसके अंदर में वाटेक वाबा एक टेक्नोलॉजी कंपनी के जैसी देखी जाती है, क्योंकि इसके पास करीब 125 प्लस पेटेंट्स हैं। और आप देखेंगे कि इन्होंने अब अपना फोकस भी सिर्फ इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट साइड पे किया है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस को अभी धीरे धीरे बाहर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एसेट लाइट बिजनेस हो रहा है और मार्जिन में काफी इंप्रूवमेंट होगा। तो अभी जो पहले 8% मार्जिन बनती थी, इस साल 13% है और गाइडेंस है कि आने वाले समय में ये 15% के आसपास ये मार्जिन आ जाएगी। और हम समझते हैं 15 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ कई समय तक इस कंपनी में देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे सेमीकंडक्टर और इस सब का एक काम बढ़ेगा तो वहां पर पे क्लीन वाटर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहेगी, जहां वाटेक वाबा की बहुत ही बढ़िया प्लेयर रहेगा। तो ऑर्डर बुक टू बिल भी करीब करीब 4 टाइम्स की है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि स्टॉक टेक्निकली भी एक अच्छा बेस 1200-1210 पे बना चुका है। और ऑन अपसाइड में मानता हूँ 1600 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री मीडियम टर्म के अंदर में वाटेक वाबा के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर काफी समय से बना हुआ है। ओके, वाटेक वाबा ये हो गई पिक। चारों ट्रेड रिकैप करते हैं आपके लिए। शिल्पा जी ने पिक किया भारत फोर्ज का 1700 का कॉल ऑप्शन, 51, 58 और 64 के टारगेट, 26 रुपये का स्टॉप लॉस। मानस ने पिक किया FNO सुपरस्टार में जाइडस लाइफ, 1190 के टारगेट और 1114 का रहेगा आपके लिए स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार में प्रशांत ने पिक किया आयशर मोटर्स और अभी अभी मिड कैप फंडा में वाटेक वाबा का। बाज़ार के लिए पिछला एक महीना काफ़ी शानदार रहा। पहले 6% का एक इंट्राडे गोता लगाया मार्केट ने, उसके बाद ना सिर्फ फुल रिकवरी बल्कि एक सबसे बड़ी ट्रेंडिंग मार्केट्स में से एक। हॉर्मस के पास चलते हैं और इस पूरी मार्केट मूव को समझ लेते हैं। हॉर्मस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और एक बड़ा रोचक सा महीना रहा है, इफ़ वी कैन से दैट, क्योंकि निफ्टी ने, जिसने हमने देखा था कि 4 जून को जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उस दिन 22,000 लगभग 21,000 के नीचे तक का डिप आने की संभावना थी, बट उसके बाद से निफ्टी ने लगभग 3,000 पॉइंट का मूव देखा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 जून को निफ्टी ने 6% की गिरावट दिखाई थी और उस वक्त से लेकर पिछले एक महीने में निफ्टी ने 11% की तेज़ी दिखाई है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा गिरावट आई थी, बट जितनी ज़्यादा गिरावट आई थी रिबाउंड भी उतना ही तेज़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स 14.5% ऊपर रहा है पिछले एक महीने में, स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 20% ऊपर रहा है। तो वो कौन से ऐसे निफ्टी के शेयर हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया पिछले एक महीने में, उसमें अगर हम देखेंगे तो श्रीराम फाइनेंस का नाम सबसे ऊपर आता है, जो नई एंट्रेंट है निफ्टी में। 26% का उछाल देखने मिला है पिछले एक महीने के अंदर। और विप्रो का नाम आता है दूसरे नंबर पर, जबकि IT की जो रिकवरी देखने मिली है हमें पिछले एक महीने में, जो कि टॉप 10 गेनर्स हैं निफ्टी के इस पिछले एक महीने में, उसमें से 5 ऐसे नाम है जो कि IT के हैं। ग्रासिम, अदानी पोर्ट्स और अल्ट्राटेक ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब एक ऐसा स्टॉक है निफ्टी का जिसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए पिछले एक महीने में, वो है मारुति। अब जबकि नेगेटिव रिटर्न्स कुछ ज़्यादा नहीं है, पर एक नेगेटिव रिटर्न्स है नंदलेस। और HUL, सिप्ला कुछ और ऐसे अंडर परफॉर्मर्स रहे। अब मिड कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 95 ऐसे शेयर है जिन्होंने बढ़त दिखाई थी पिछले एक महीने में। और ताज्जुब की बात नहीं है कि मैज़गांव डॉक उसमें भी सबसे ऊपर आता है। 75% की रैली हमें देखने मिली पिछले एक महीने में, आज भी स्टॉक ऊपर है। तो फैक्ट, जो कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स की थीम को आगे बढ़ाता हुआ, 60% का उछाल हमें वहाँ भी देखने मिला। डिक्सन टेक जो है हर एक दिन एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ, अभी भी 43% का उछाल हमें यहाँ भी देखने मिला। और अंडर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो BSE का एक नाम आता है यहाँ पर, 4% की गिरावट देखने मिली है हमें, पर BSE ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है पिछले 12 महीनों में। यूनियन बैंक, टाटा टेक, HPCL भी कुछ अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं। बात करें स्मॉल कैप शेयरों की तो उसमें भी अगर हम देखें तो अमारा राजा, यहाँ भी कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि बैटरी शेयरों में भी काफ़ी बढ़त देखने मिली है। 57% की रैली हमें देखने मिली है पिछले एक महीने में। चंबल फर्टिलाइजर्स, HFCL, टीटागढ़ कुछ अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं। जबकि अगर हम अंडर परफॉर्मर्स की बात करें स्मॉल कैप्स में, तो उज्जीवन एक लौता ऐसा स्टॉक है स्मॉल कैप इंडेक्स का जिसने पिछले एक महीने में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। जबकि और अंडर परफॉर्मर्स में IRB इंफ्रा, ब्लू स्टार और यूको बैंक। पर एक थीम जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा वो है PSUs। और निफ्टी PSE इंडेक्स ने 3 जून को जो शिखर बनाया था 11,353 का, उस स्तर को वो अब तक छू नहीं सका है, जबकि रिकवरी जारी है पर अब तक वो उसे छू नहीं सका। अब जो स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर आएंगे वो निफ्टी PSE इंडेक्स के पिछले एक महीने के टॉप परफॉर्मर्स है। और HAL और ऑयल इंडिया को छोड़कर अब तक ये तीनों बाकी के जो शेयर है, BHEL, PFC, REC, जो कि 25% की गिरावट हमें देखने मिली थी, वो भी अब तक अपने 3 जून के शिखर को नहीं छू पाए हैं, जबकि रिकवरी इनमें जारी है, जो कि बाजार के लिए एक बहुत ही बेहतरीन महीना रहा है और रैली आज भी जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरमज ये सारी जानकारी के लिए। चलिए काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आएंगे तो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO
राहुल अरोड़ा जुड़े हैं और राहुल का एक घर नरीमन पॉइंट पर है जहाँ से छत से शायद वो सेलिब्रेशंस दिखाई देंगे। तो राहुल हमारे शाम को आपके वहाँ से मैच देखने के लिए या वो सेलिब्रेशन देखने के लिए? एक करेक्शन करूँगा अनुज, मेरा नहीं आपका भी घर ही है वो चाबी मैं दे दूंगा लेकिन चल सकते हैं आई थिंक। अब तो अगर अनुज जाना होगा आई थिंक ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। आई थिंक ट्रेन जाके आई थिंक रोड तो ऑलरेडी जैम पैक हो गई, जैम पैक जाना लेना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। तो वो हाँ तो चल सकते हैं वैसे तो रिजल्ट अभी चालू नहीं हुए हैं। बट राहुल और मेरी काफ़ी बात हो रही थी वर्ल्ड कप को लेकर और धीरे धीरे डिसबिलीफ से बिलीफ में वो जो ट्रांजिशन हुआ वो हम दोनों का ही हुआ था वो एक्चुअली। और फाइनली राहुल एक मतलब शानदार रहा वो मैच और जिस तरीके से एक हारा हुआ मैच जिताया बॉलर्स ने टुवर्ड्स द एंड। हार्दिक पांड्या हो, चाहे बुमराह हो, चाहे अर्शदीप हो और चाहे वो स्काई का कैच हो, अनबिलीवेबल था एकदम। एक्चुअली अनुज सबसे बेहतरीन जो फॉरवर्ड मुझे आया था इस पे वो था कि the one pair of legs that has been analyzed in the world more than anybody else सूर्य कुमार यादव। you know, तो अगर आप स्क्रॉल करेंगे आपके जहन में कोई और इमेज होगा लेकिन जब आप स्क्रॉल करके नीचे आए इसे द मोस्ट वॉच्ड एंड एनालाइज्ड पेयर ऑफ लेग्स एवर और उस नीचे स्काई के थे। बट क्या बेहतरीन मोमेंट हम सब के लिए अनुज। आई थिंक मुझे याद था अनुज वो स्टिल अ बैचलर देन हर्षदा जी 2007 में जब मिसबा का कैच श्रीशांत ने लिया था जोगिंदर शर्मा की बॉलिंग पे हम अनुज के घर थे। मेरे घर पर वो मैच देख रहे थे। वो बैचलर पैड बोल सकते हैं अनुज का उस ज़माने का। इट वाज वेरी ट्रैजिक जो जोगिंदर शर्मा के साथ हुआ था, उसके बाद ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज लाइफ। लेकिन वो एक सिमिलैरिटी ये थी कि जोगिंदर शर्मा ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर दैट T20 वर्ल्ड कप एंड हियर आर विकेट कीपर ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज लाइफ, केम बैक एंड वन अस द वर्ल्ड कप। तो आई थिंक एक दो वेरी funny similarities in life, but what a moment for all of us. But अनुज मैं आपको चाबी दे दूंगा, घर आपका भी है। नहीं वो तो खैर मुझे पता है। बट ये विक्ट्री परेड है, वंडरिंग क्या उतना ऑफ कोर्स उतना एक्साइटमेंट होगा बिकॉज 3 दिन वो बेचारा फंसे रह गए हमारे प्लेयर्स। नहीं कोई नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। आई थिंक 2007 में जो हुआ था उससे बड़ा होगा। वो तो इंस्टेंट रिजॉइस था। हाँ आई एम होपिंग उतनी एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी हर्षदा, क्योंकि अभी 6 महीने पहले जो हार्ट बर्न हुआ था, जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, आई थिंक वो वाला वर्ल्ड कप मुझे अच्छे से याद है। मैं मतलब हम अहमदाबाद गए, वहाँ पर पूरा सबने तैयारी कर ली थी कि वो जीतेंगे, नहीं जीत पाए। तो खैर अब ये वर्ल्ड कप जीता तो उसकी खुशी हम सबको रहेगी। चलिए अब मार्केट की बात कर लेते हैं राहुल, क्योंकि ये तो खैर इस पर तो हम नॉन स्टॉप बात कर सकते हैं। मार्केट में अब क्या मतलब क्या लास्ट के 1 महीने में हुआ क्या है? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि एग्जिट पोल आया, मार्केट में तेज़ी आई, उसके बाद फाइनल रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था जितना सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक बार के लिए मार्केट नीचे आया, लेकिन रिकवरी छोड़िए उसके बाद निफ्टी और 1000 पॉइंट ऊपर है वहाँ से, ऐसा क्या हो गया? ऑनेस्टली अनुज समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि निफ्टी को उस दिन के लो से आज के हाई तक ऑलमोस्ट 14% का एक मूव आया है। यू नो इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अनुज। और ये हम कितने सालों से, आई थिंक अनुज 2 साल से हम चर्चा कर रहे हैं कि दिस इज़ अ लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। आपके दर्शक शायद सुन सुन के थक गए होंगे, लेकिन द फैक्ट इज़ दिस इज़ अ लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। आज जिस तरह के IPOs आ रहे हैं, जिस तरह के ब्लॉक डील्स हो रहे हैं, यू नो, और जिस आसानी से अब्जॉर्ब हो रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट कि यू नो ये 50-100 करोड़ के ब्लॉक डील्स हो रहे हैं, कुछ यू नो 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ के ब्लॉक डील्स। और जैसे बोल रहे हैं ना, खाना खाई और डकार भी नहीं लिया, इस तरह इतनी आसानी से अब्जॉर्ब हो रहे हैं। ऑनेस्टली अनुज अगर आप देखें तो ऑब्वियसली ऑल आइज विल बी ऑन द बजट, बट एक जो बड़ा थीम था ये साल में आने से पहले, वो रेट कट का थीम था। आधा साल निकल गया लेकिन उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं नज़र आ रही। इनफैक्ट जिस तरह के मानसून्स हुए हैं और जिस तरह के प्राइस हाइक्स ले रहे हैं, चाहे मिल्क के हो जाएं, गैस प्राइसेस अभी कर्नाटक और गोवा ने रेस किए हैं, कंट्री वाइड टोल्स 5% से रेस, ये सब इन्फ्लेशनरी है। ऊपर से आपकी जो मानसून थी जून एंड तक वो ऑलमोस्ट 20% डेफिसिट थी। तो आई डोंट थिंक ये साल रेट कट भी आएगा US के भी चलते। आई डोंट थिंक ये 2023 में 2024 में आएगा, तो वो एक थीम भी निकल गई है। तो आई एम नॉट श्योर बारिंग लिक्विडिटी व्हाट यू कैन अस्क्राइब दिस टू,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज एक तरफ से देखा जाए अनुज तो एक थोड़ा डिस्कंसर्टिंग नैरेटिव बन रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री के पिछले दो टर्म्स थे और उससे पहले, इफ आई टेक यू बैक टू द पीरियड बिटवीन 2009 एंड 14, एक तरफ से अब आप देखिए महाराष्ट्र में फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पावर, यू नो कुछ स्टेट्स में पीएम किसान योजना बढ़ाया जा रहा है, तो दिस इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलिस्ट। अब इसके चलते बैंक निफ्टी का रीरेट होना थोड़ा मुश्किल है, राइट क्योंकि फिर आप एनपीएस वगैरह की बात करेंगे, वेवर्स की बात करेंगे, तो अगर 40% ऑफ द इंडेक्स डजंट पार्टिसिपेट, और ऐसा नहीं है अनुज के वैल्यूएशन सस्ते हैं, हमारी चर्चा एसबीआई पे हुई है काफ़ी पिछले 1-1.5 साल में, एसबीआई इज ऑल्सो एट 1.7 टाइम्स प्राइस टू बुक नाउ। तो आज की डेट में अगर आप पैसा डालें, हो सकता है पैसा बने, बट वैल्यूएशन कॉल लेना बहुत मुश्किल हो गया अनुज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस समय आप क्या कहेंगे कि रिस्क ज्यादा बढ़ गया है अगर कोई नया पैसा लगा भी रहा है तो? आई थिंक सो अर्शदा जी, आई थिंक द रिस्क इज वेरी हाई, रिस्क वाज हाई एट 22,000 आल्सो, इट इज हायर राइट नाउ, बट वो एक कहावत होती है ना, जितना आप ऊपर जाते हैं उतनी गिरावट भी उतनी सॉर्ट ऑफ सीरियस होती है। प्रॉफिट बुक करना कोई इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। आई मीन कुछ चीज़ें हैं जो लॉजिक से बाहर चली गई। डिफेंस की बात कर सकते हैं, हमने 5 अप्रैल को इनिशिएट किया था सेक्टर पे, उससे पहले मैसगांव ऑलरेडी 8x हो चुका था, और हमने जहाँ से इनिशिएट किया वो अभी 100%, मोस्ट स्टॉक्स आर अप 100%। तो क्या बोलें किसको कि ये भाव पे जाके अभी डिफेंस स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट FMCG कंपनी वैल्यूएशंस, और उनके रिटर्न रेशियोज 13-14% पे हैं। तो आई थिंक टेकिंग प्रॉफिट्स इज़ नॉट अ बैड आइडिया। थोड़ा आई डोंट नो अगर मार्केट करेक्ट होगा कि नहीं, वी आर बैफल्ड। जैसे अनुज ने सवाल पूछा क्या हो रहा है, अगर कोई जवाब दे, सारे फंड मैनेजर्स और CIOs जिनसे हम बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है कि बाजार ऊपर जा रहा है, इट इज़ गुड फॉर आवर बिजनेस, लेकिन क्या यहाँ से डिसप्रोपोर्शनेट पैसा बन सकता है? आई थिंक द आंसर इज़ नो, एंड I think the risk outweigh the rewards at this price point for sure. Okay. राहुल, एक स्पेस जिसने बहुत अच्छा किया है वो है मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे वो CDSL हो, चाहे वो BSE हो, इन सब ने बहुत शानदार आउट परफॉर्म किया है। अब रिसेंटली जो थोड़े सेबी के एक्शन आ रहे हैं, क्या इस स्पेस पर थोड़ा रिस्क है, या फिर यहाँ पर अगर करेक्शन आई तो वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? देखिए अनुज, ये सारे डेरिवेटिव बिजनेसेस हैं, राइट। इसेंशली क्या होता है, हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स वो बाजार में पैसा लगाते हैं, इट इज़ अ विशियस सर्कल, और आप एक्सचेंजेस पे इसको ट्रेड करते हैं, आप ब्रोकर्स के थ्रू करते हैं तो हमारा रेवेन्यू बनता है, आप एक्सचेंजेस के थ्रू करते हैं उनका रेवेन्यू बनता है। इट इज़ अ फुल इकोसिस्टम। तो यू कैन नॉट से आई एम बुलिश ऑन वन पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड बेरिश ऑन द अदर। इफ यू आर बुलिश अक्रॉस द बोर्ड, यू आर इवन बुलिश ऑन ब्रोकिंग कंपनीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिस तरह की SIP फ्लोज आ रहे हैं अनुज, और जिस तरह से रुकावट की कोई अनुज, सबसे, और मैं आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह अनुज कि अगर हम ये चर्चा 3 साल पहले कर रहे होते, 3 युद्ध हो चुके हैं, हाईएस्ट एवर इंटरेस्ट रेट्स इन द US, मॉर्गेज रेट 7.5%, होम सेल रिकॉर्ड टूट रहे हैं, इंडिया में जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी वो डिड नॉट कम बैक विद अ मेजॉरिटी। इतना सब कुछ हो गया लेकिन बाजार नहीं टूट रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि इतना नहीं टूटा तो अब क्यों टूटेगा? दैट इज द वरीसम पार्ट। तो अगर ये स्थिति है तो व्हाई नॉट स्टिक टू कैपिटल मार्केट प्लेस, अगर आपको करेक्शन मिले। क्योंकि जिस आपने एंजल की बात की, आप देख लीजिए 3-4 साल पहले, इवन बिफोर इट लिस्टेड टू नाउ DRHP से, जिस तरह के सब्सक्राइबर एडिशंस हुए हैं, जिस तरह के डीमैट ओपनिंग्स हुए हैं, जिस तरह आई कैन स्पीक, हालांकि माय नंबर्स आर नॉट पब्लिक, बट द काइंड ऑफ ईयर वी had in FY24 was a remarkable year, and I think अगर मेरा ये साल हुआ है तो what would the Kotak etc of the world have done? तो अगर मार्केट गिरा नहीं, it's a great place to be. Okay. अच्छा राहुल, 1 सेकंड बस होल्ड करिएगा, क्योंकि वो खुली बस में वो जो परेड होनी है, उस बस के ठीक पास हमारे नेटवर्क के रिपोर्टर विवेक गुप्ता वहाँ खड़े हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके का मूड माहौल है। विवेक, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या तैयारी चल रही है वहाँ पर? नीरज, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बस दिखाना चाहूँगा। इस बस को पूरी तरीके से सजाया गया है और साफ तौर पे लिखा गया है चैंपियन 2024। 17 साल बाद जो है वो वर्ल्ड कप हिंदुस्तान आया है। इसमें देखिए सारे जो खिलाड़ी थे उन सब की तस्वीरों के साथ बड़ा सा पोस्टर ये यहाँ पे लगाया गया है। और जब इंडियन क्रिकेट टीम जब आएगी तो इसी ओपन बस से, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ओपन है, इसी ओपन बस से सारे प्लेयर्स जो होंगे इस बस पे सवार होंगे।
और सवार होने के बाद एक विक्ट्री लैप लगाया जाएगा जो मरीन जो नैमन पॉइंट से और बीसीसी हेडक्वार्टर 2 किलोमीटर का ये पूरा डिस्टेंस है। और देखिए पूरी तरीके से बस को यहाँ पर तैयार रखा गया है। जब प्लेयर्स आएंगे तो जो सारे जो कैप्टन, वाइस कैप्टन और जो प्लेयर हैं इंडियन टीम के, वो सबसे ऊपर रहेंगे, उनके हाथों में कप रहेगा और कप को दिखाते हुए पूरा लैप लगाएंगे। और देखिए किस तरीके की तैयारी है। यहाँ पर हम एमसीए ग्राउंड में मौजूद हैं और साफ तौर पे देख सकते हैं कि ढोल और ताशे बिल्कुल तैयार हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जब भारतीय टीम यहाँ पे आएगी तो यहाँ का नज़ारा जो होगा बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अद्भुत होगा। और फैंस की बात करें तो बड़ी तादाद में फैंस स्टेडियम के बाहर अभी से खड़े हो गए हैं। शाम 4 बजे से सब लोग को स्टेडियम के अंदर आने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि बीसीसीआई और एमसी ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे स्टेडियम को नॉर्मल पब्लिक के लिए यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। और हर कोई जो इंडियन टीम को देखना चाहता है, अपने फेवरेट प्लेयर को अपनी आंखों से देखना चाहता है, वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कुछ फैंस से बात करते हैं, अंदर जाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? और अभी तक तो टीम इंडिया आई नहीं है यहाँ पे। हम लोग भी रुके हैं कि वो लोग आए, पर हम लोग ये अपॉर्चुनिटी के लिए थैंकफुल है हाईजैक मुंबई को, जिसकी ये बस है, जिन्होंने इतना अच्छा बस बनाया है यहाँ पर। हम लोग बस उन्हीं के लिए थैंकफुल है कि बस हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। 17 साल बाद कप आया है घर पे 2007 के बाद आज, तो बस हम लोग उसी के लिए रुके हैं कि टीम इंडिया जल्द से जल्द यहाँ आ जाए और हम लोग भी अंदर जाके उनके साथ सेलिब्रेट करें। ओके, आपका फेवरेट प्लेयर, किस प्लेयर को बेचैनी है एकदम सबसे देखने के लिए? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, क्यों? बस बिकॉज इट्स हिज लास्ट T20 वर्ल्ड कप। तो देखिए, तो नीरज आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लेयर्स हैं बिल्कुल इंडियन अटायर, जो क्रिकेट के टीम के अटायर होती है उस अटायर में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि अपने जो फेवरेट प्लेयर हैं उनसे रूबरू हो सके, उनको एक बार जरूर देखें। नीरज, ऑलराइट, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक का तो ये इस समय वो बस पर एक परेड की तैयारी। खैर अब आगे बढ़ते हैं। राहुल सॉरी, थोड़ा सा एक डिटूर लिया हमने और उसकी बात की। अब और कुछ टॉपिक से बात करते हैं मार्केट में। आज पिछले 3-4 दिन से हम थोड़ा एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इन्फोसिस में जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं, क्या मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। मतलब पूरे आईटी पैक में जिस तरीके से ये स्टॉक भागा है, इन्फोसिस आई थिंक 1 महीने में 15-16% भाग चुका है। क्या मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है और क्या वाकई में कुछ टर्न आने के चांसेस हैं आईटी में? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है अनुज कि जो यूएस का कंज्यूमर है काफ़ी रेजिलिएंट रहा है। जो रिसेशन की काफ़ी चर्चा हुई है पिछले 12-18 महीने में, वो आई नहीं है। टीसीवी नंबर्स आप सारे देख लें, दे आर रनिंग एट प्रीटी मच रिकॉर्ड लेवल्स। आई थिंक कुछ कंपनीज के ऑल टाइम हाई हैं, कुछ सेकंड ऑल टाइम हाई, कुछ थर्ड ऑल टाइम हाई। तो अब ये रेवेन्यू में कब तब्दील होंगे ये देखना है कि दे आर नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम जो ऑर्डर बुकिंग टू रेवेन्यू की कन्वर्जन की हम बात करते हैं, दैट शुड नॉट बी डिलेड। एक ये था अनुज के दिस सेक्टर, अगर आप लॉकडाउन का जो पहला 18 महीने हटा दें, दिस हैज़ बीन अ रैंक अंडर परफॉर्मर आफ्टर द फर्स्ट 18 मंथ्स। अगर आप एग्रीगेट में देखें तो एक तरह से एक वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा बहुत जो हम बोलते हैं, बिकॉज देयर इज़ वेरी हाई फ्री कैश फ्लो यील्ड एंड वेरी हाई डिविडेंड यील्ड। तो अगर आप ये स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम वट एवर प्राइस अप्रिसिएशन यू गेट, ये आपको 2 चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जो हमारा व्यू रहा है अनुज, अगले 2 साल में FY25 और 26 में इनकी जो सेल्स, एबिडा और पैट ग्रोथ है, ये तीनों सिंगल डिजिट्स में होंगी। ये एक ही चीज़ हो सकती है अनुज कि इनका मार्जिन एक्सपेंशन जो है थोड़ा अगर ज़्यादा हो गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। लेकिन दीज आर नॉट चीप स्टॉक्स कंपेयर टू देयर हिस्ट्री। आई थिंक अगर आप सारे देख लें, इंक्लूडिंग टेक महिंद्रा, क्योंकि टेक महिंद्रा में सबसे ज़्यादा मार्जिन एक्सपेंशन की बात हो रही है, ये सारे 20 से 25 टाइम पे एनीवे जा रहे हैं। कुछ एक आध होंगे जो 17-18 टाइम पे जा रहे हैं, तो दे आर नॉट चीप। बट सेक्टर रोटेशन हो सकता है, क्योंकि जो मैंने अभी चर्चा की कि अगर ये फ्रीबीज वगैरह की बात हो तो अगर आपको बैंक से सेक्टर रोटेशन करना है, तो कुछ महीने पहले एफएमसीजी में एक उछाल आ चुका था, थोड़ा बहुत हमने उछाल फार्मा में भी देखा था। तो आई थॉट इट इज़ नॉट अ बैड प्लेस टू बी पार्क्ड इनटू आईटी, इट इज़ अ रिलेटिवली सेफ ट्रेड। बट एक्सेंचर के जो रिजल्ट्स आए थे रिसेंटली अनुज, रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऐसा कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कुछ बहुत आउट ऑफ द ऑर्डिनरी पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूं कि ऑर्डर बुकिंग्स ठीक ठाक हैं, लेकिन इनको मुझे लगता है कि रेवेन्यू में तब्दील होना थोड़ा वक्त हो सकता है। इट्स अ शॉर्ट टर्म ट्रेड अनुज, आई डोंट थिंक वी कैन मेक अ स्ट्रक्चरल केस फॉर आईटी। सेम विद मच्योर कंज्यूमर बिजनेस अनुज, आई डोंट थिंक ये सारे जो ग्रोथ्स हैं ये आपको 5-10% से ज़्यादा ग्रोथ देंगे। उस पर अभी आप अस्क्राइब कर दीजिए आपको क्या वैल्यूएशन देनी है। If you made a good 15-20% in Infosys, I don't think it's a bad place to be exiting. सीमेंट कंपनियां और जो इस समय अदानी वर्सेस बिरला की आप कह सकते हैं, जंग नहीं कहूंगी, लेकिन कंपटीशन क्लियरली बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए आगे और क्या निकलेगा?
क्योंकि इंडिया सीमेंट में अभी भी कंफ्यूजन है कि ओपन ऑफर आएगा नहीं आएगा। आज सुबह में वो रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि शायद ओरिएंट सीमेंट के लिए बिरलाज एक बार फिर कोशिश करते हैं कि परिवार वालों को ही अपने साथ जोड़ लिया जाए। Extremely bullish on the sector. I think this would be one of our top sector calls for the next 12 months. आप देखिए जब प्रधानमंत्री ने ऑफिस लिया था तीसरी बार, the first order he signed was for houses. तो I think हमारा जो व्यू है 8 से 10% का सीमेंट ग्रोथ हम लेके चलेंगे। आप ये भी जहन में लेके चलिए हर्षदा जी के लास्ट ईयर बिकॉज इट वाज अ प्री इलेक्शन ईयर NHAI की इतनी ऑर्डरिंग हुई नहीं थी, तो रोड्स के जो प्रोजेक्ट्स है वो दे वर नॉट एंटायरली अवॉर्डेड एज पर प्लान। A lot of infra and construction projects will pick up now post the monsoon as well, now that the main election is out of the way. तो अगर आप क्रूड, कोकिंग कोल, आयरन और पेट कोक देखें, कॉस्ट आर बाय एंड लार्ज स्टेबल, तो आपको एबिटा पर टन में उछाल देखने को मिलेगा। 8 से 10% की अगर वॉल्यूम ग्रोथ आ गई, आई थिंक सीमेंट कंपनीज विल गेट बैक टू प्राइसिंग पावर ऑन द अदर साइड। ये हो सकता है कि Q3, Q4 में आपको पूरा जो एबिटा पर टन है सीमेंट कंपनीज का, जो लीडर्स हैं वो 1000 से 1500 के बीच में आप लेके चल सकते हैं। ACC, अंबुजा, अल्ट्राटेक, श्री, इंडिया सीमेंट्स। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सेक्टर कॉल होगा JK लक्ष्मी पे। आई थिंक दैट इज़ प्रॉबेबली, अगर आप एक टॉप पिक लेके चले सीमेंट में, आई थिंक यहाँ से अगर आप JK लक्ष्मी में भी निवेश करें, हमें लगता है कि आपको 30 से 40% यहाँ पे भी मिल सकता है, बिकॉज वैल्यूएशंस आर नॉट एंटायरली डिमांडिंग। और अगर आप ACC अंबुजा को एज अ मर्ज्ड एंटिटी देखें तो देयर ऑल्सो आई थिंक, क्योंकि इवेंचुअली एक मर्जर होगा इसमें, आई थिंक एज अ कंबाइंड एंटिटी अगर आप लार्ज कैप में देख रहे हैं, यहाँ से भी हमें 25-30% का अपसाइड दिख रहा है। तो इफ़ यू वांट टू प्ले वन लार्ज कैप नेम, वी वुड प्रॉब्ली पे ACC अंबुजा एज अ कंबाइंड एंटिटी। मिड कैप्स में अगर आप देखें तो रैमको सीमेंट एंड JK लक्ष्मी फ्रॉम द स्मॉल कैप स्पेस, बट दिस इज क्लियरली एन ओवरवेट सेक्टर फॉर अस। अगर हम अगले 12 से 18 महीने का आपका व्यू रहा तो डेफिनेटली। बिल्कुल। अच्छा राहुल, एक और सेक्टर जिसमें बहुत शानदार कमबैक हुआ है वो है टेलीकॉम जी। इवन आइडिया जैसा स्टॉक 12 रुपये से 18 रुपये, इंडस टावर में शानदार मूव है, भारतीय तो खैर एवरग्रीन स्टॉक रहा ही है। आपकी कोई पिक होगी इनमें से? तो अनुज, जहाँ भी आपको प्राइसिंग पावर दिखे, इट शोज दैट द कंपनी इज़ कॉन्फिडेंट। इसका एक बाय प्रोडक्ट इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि ये 20-30 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन पे भी ऐड करेगा, विच इज़ नॉट गुड फ्रॉम एन ओवरऑल स्टैंड पॉइंट। बट जैसे मैं अभी सीमेंट का जिक्र कर रहा था, जो अगर प्राइसिंग पावर वापस आ जाए, अनफॉर्चुनेटली अनुज ये सेक्टर इतना कमाल का है, बट देर इज़ नॉट सो मच रिप्रेजेंटेशन इन विच यू कैन प्ले इट इन इंडिया। बट आई थिंक क्योंकि या तो आप रिलायंस खरीद के बैठ जाएं बिकॉज देर इज़ अ प्रॉक्सी थ्रू जियो, या फिर आप एयरटेल, बट आई थिंक वन ऑफ द टू इफ नॉट बोथ शुड सर्टनली बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। आई थिंक एट अ टाइम लाइक दिस, जहाँ बहुत टाइम के बाद कॉन्फिडेंस आया है और जहाँ पे ये दो कंपनीज में सब्सक्राइबर ग्रोथ हो रही है, वोडाफोन में अभी भी काफ़ी हद तक सब्सक्राइबर लॉसेस हो रहे हैं। You know, combined market share gains with pricing power, what else do you want in a mature business? I think it's a great Reliance में of course it's hovering at all time highs. So maybe you can look at Bharti, you know, if you were looking at it purely from a telecom perspective, but I think बहुत टाइम के बाद ऐसा उछाल देखने को मिला है। I think we could ride it, जैसे आपने Infosys का जिक्र किया, I think we should ride this. HDFC considering ये FII शेयर होल्डिंग उस नॉर्म्स के नीचे आना और फिर MSCI में वेट बढ़ने की उम्मीद में कल तो फट गया था स्टॉक, लेकिन आज जैसे दिन मिलते हैं तो खरीदना चाहिए या नहीं? ये तो कभी समझ में ही नहीं आया था। अगर आप कभी पूछते किसी को कि HDFC बैंक आपको 1.92 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मिलता, ये वैसा स्टॉक है जो 4.5-5 टाइम्स के पहले के नीचे देखता ही नहीं था। HDFC लाइफ ऑल्सो, इट वाज अ नो ब्रेनर। आई थिंक स्टॉक हैज मूव्ड अप अबाउट 30% फ्रॉम देयर, तो एट अबाउट 2.5-2.6 टाइम्स इट इज ट्रेडिंग इन लाइन विद ICICI बैंक राइट नाउ। एक्सिस थोड़ा डिस्काउंट पे चल रहा है, बट अगर आप क्रेडिट ग्रोथ देखें हर्षदा जी, जो रिसेंटली अनाउंस हुई है, I think HDFC is still doing a remarkable job. I think ex-HDFC credit growth in the system was 16%. If you included HDFC, it was close to 29%. So I think if on that base, it's giving you mid to high teens, for me, it's a no-brainer. I think not just HDFC Bank, because now it is one entity. I think housing finance as a theme, मुझे लगता है अगले एक साल अच्छा करेगा। एंड हमारी शायद पहले अनुज जिक्र नहीं हुई है इसके बारे में, बट आई थिंक सम आइडियाज दैट कुड डू रियली वेल ओवर द नेक्स्ट 1 year could be names like Home First Finance, PNB Housing Finance, Repco.
PNB and Repco are not even coming to you at one time price to book. Asset quality काफ़ी stable है. ROEs अगर आप Repco के भी देखें तो 13-14 टाइम पे चल रहे हैं. HDFC obviously is an evergreen name, but I think the process of re-rating to 3 times has begun. आप आज भी खरीद सकते हैं, तो मुझे लगता है कि there is still at least a 0.5 times price to book, which means from a stock perspective you could still get 20-25% from here. So housing finance overall very overweight. Of course now it's one merged entity, but I specifically आपका जो HDFC पे सवाल था, HDFC बैंक पे, I would still be a buyer even at this price. Okay, meanwhile एक बार लुपिन लेकर आइए. अब 8% ऊपर लुपिन. राहुल, आपकी कवरेज है क्या लुपिन? जी है. टर्न सी अनुज, दीज आर, ये कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो इतने खराब वक्त से गुजर चुके हैं. ये सब टर्न अराउंड है, और जब टर्न अराउंड होता है तो कुछ कुछ कहना नहीं है कि ये कहाँ रुक सकते हैं. एंड हालांकि ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, बट 2020 में आपकी और मेरी काफ़ी चर्चा हुई थी ये न्यू एज स्टॉक्स को लेकर. जोमैटो, पेटीएम वगैरह, जब ये टूटे थे तो कैसे टूटे थे, पर जहाँ से वो टर्न होके फिर उन्होंने रैली किया था, फिर देन देयर इज नो सेइंग वेयर इट इज. और ऐसे बहुत सारे नाम हैं. इवन इन रियल एस्टेट DLF का हम जिक्र कर सकते हैं. 1300 या 1400 का हाई था DLF का, वहाँ से टूट के आई थिंक कुछ 100-150 रुपये हो गया था. अब शायद 750-800 रुपये जो भी भाव है. सो आई थिंक देर इज़ नो टेलिंग, क्योंकि वैल्यूएशन इतने डिप्रेस्ड हो गए थे, मार्जिन इस कदर कोलैप्स हो गए थे. और फिर यू हैड एल्केम्स, ओलंपिक्स ऑफ द वर्ल्ड कम इन, सब 20, 22, 23, 25 टाइम पे जा रहे थे. लेकिन आई थिंक दिस इज आई थिंक लुपिन का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है अगले 2 साल में, इट कुड लैंड अप बीइंग अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर टू द ओवरऑल फार्मा इंडेक्स. फार्मा, आई थिंक ओवरऑल वी लाइक द स्पेस, we like Cipla in the large cap space, we like Sun in the large cap space, but this could be a virtual dark horse. I think Eris is another one, Anuj, from the small cap space that we're fairly confident. Okay, since आपने Zomato की बात की, अब यहाँ प्रॉफिट बुक करना है या अभी बने ही रहना है यहाँ पर? I think we are close to booking profits, Anuj. I think 40 का stock, I think, what is it right now? 180, 190? Yeah, so I think we can certainly look at booking some profits, Anuj. I think most triggers are out of the way in the short to medium term. तो थोड़ा प्रॉफिट अगर आपने, आई थिंक अनुज, ये जर्नी में जहाँ भी आपने जोमेटो में पैसा लगाया होगा आपका बना होगा. यू नीड नॉट हैव कॉट द बॉटम. नॉट अ बैड प्लेस टू बुक प्रॉफिट्स. ओके राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए इन सब सेक्टर्स और स्टॉक्स पर. तो ये बात हुई राहुल अरोड़ा से. अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कल की तैयारी करेंगे. निफ्टी मीनवाइल 24,304 पर, और बैंक निफ्टी भी ग्रीन में आया 53,104 पर. मिड कैप में भी अच्छा मोमेंटम है. तो डीलिंग रूम चेक करें और उसके बाद फिर BTSC ट्रेड्स. एक काम करते हैं, पहले BTSC ट्रेड ले लेते हैं फटाफट, फिर डीलिंग रूम चेक के लिए जाएंगे. गाबा सर, क्या कैरी करेंगे? वेल, गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन. कैरी करेंगे टोरेंट फार्मा. ट्रेड कर रहा है 2866 पर. स्टॉप लगेगा 2850. ज्यादा नहीं, सिर्फ 16 रुपए का स्टॉक है. टारगेट 2900 के. यस, 2900 पॉसिबल. टोरेंट फार्मा में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की. मानस, आपका ट्रेड? देखिए, लुपिन के फ्यूचर को लेके जाएंगे. 1729 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1820 के टारगेट सेट करेंगे. ओके, लुपिन. शिल्पा जी, आपके ट्रेड क्या रहेगी कैरी करने के लिए? जी, मेरा अभी भी BTST आई गो विद भारत फोर्ज. मुझे लगता है उसमें है स्ट्रेंथ. ये आपको कल तक अच्छे मोमेंटम में मिलना चाहिए. तो भारत फोर्ज अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस 1650 का रखिए. अदरवाइज ऑप्शंस के तो स्टॉप लॉस हमने दिए ही. प्रशांत, आपका ट्रेड? प्रशांत जी, हर्षा जी, यहाँ पे मुझे कमिंस इंडिया काफी अच्छा लग रहा है. ये मुझे लग रहा है यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 4000 के नीचे ऑलमोस्ट 3990 के आसपास रखा जा सकता है. मुझे लग रहा है ये कंफर्टेबली 4200, 4220 ये जोन्स दिखा सकता है. ओके, और रुचित, आपका ट्रेड? रुचित, आप म्यूट पर हैं शायद. वो कह रहे हैं रुचित से बात हो नहीं पा रही है यहाँ पर. एक काम करते हैं, अब डीलिंग रूम चेक लेते हैं. यतिन के पास चला जाए. यतिन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. आज जो डीलर्स की तरफ से 2 स्टॉक्स आ रहे हैं उनमें सबसे पहले ग्रैन्यूल्स है. फार्मा सेक्टर में ऐसी भी तेज़ी है, लेकिन डीलर्स एक कॉर्पोरेट एक्शन की बात कर रहे हैं ग्रैन्यूल्स में, और उनको लगता है कि 530 से 535 तक के यहाँ टारगेट्स आ सकते हैं. ओपन इंटरेस्ट भी आज 10% बढ़ा हुआ है और यहाँ क्लियर एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है. इसके अलावा HDFC AMC थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग FI की बाइंग चल रही है डीलर्स के हिसाब से, और पोजिशनली उनको लगता है कि 4300, 4325 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं.
तो दोनों ही ग्रैन्यूल्स और HDFC AMC में डीलर्स आज खरीदारी कर रहे हैं। ओके, HDFC AMC जो 2% ऊपर है और ग्रैन्यूल्स जिसके हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वहां पर भी एक मौका तेजी का ही बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, घूम फिर के देखिए 24,300 के ऊपर ही एक पॉजिटिव जोन में हल्की बढ़त, कल के कंपैरिजन में आप कहेंगे कि मामूली बढ़त है, लेकिन तेजी में ही क्लोज की तरफ हम बढ़ रहे हैं और निफ्टी बैंक भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। अनुज, कैरी करना तो है ये ट्रेड, लेकिन कल के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा? आज की क्लोजिंग की जिस तरह से 24,300 को होल्ड करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अर्शिदा, मैं फिर वही बात कहूँगा, वो अपना काम नहीं है। अपना काम ये है कि स्टॉप लॉस क्या है और कैरी करना। बेसिकली आपको कैरी करना है निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन। और आज एक और फिर अच्छी चीज़ हुई, एक लो लगा थोड़ा सा 24,281 का, और वहाँ से करीब 20-30 पॉइंट अब हम रिकवर होकर बंद हो रहे हैं। आज उतना अच्छा क्लोज नहीं है जितना लास्ट 3-4 दिन का, ये मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि लॉन्ग कैरी करें। क्यों? क्योंकि आज का लो फिर कल के लो से ऊपर, आज का लो 24,281, कल का लो 24,206, फिर हमारी जो टेबल है कल थोड़ी सी अपडेट हो जाएगी। और एक चीज़ हो जाएगी यहाँ पर, अब आपका स्टॉप लॉस बढ़कर हो जाएगा 24,281। कल जब हम ट्रेड की शुरुआत करेंगे तो नया स्टॉप लॉस होगा 24,281 का। क्यों मैं कह रहा हूँ कैरी करिए? क्योंकि आईटी और बैंक दोनों में मुझे थोड़ा सा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। सब बैंक निफ्टी भी नीचे लेवल से घूमा, सिर्फ एक ICICI बैंक का ड्रैग था, और आईटी तो पूरा दिन स्ट्रांग था। तो दो बड़े पॉकेट्स स्ट्रेंथ में है। रिलायंस भी कुछ साइंस दिखा रहा है कि शायद चलने की तैयारी कर रहा हो इसके लिए। और अगले कुछ दिन मुझे लग रहा है कि मिड कैप में अच्छा मूव आ सकता है। आई थिंक आज जिस तरीके का मिड कैप में मूव आया है, आई थिंक मिड कैप्स में एक अच्छा मूव की तैयारी हो रही है। तो कैरी करना विदाउट अ डाउट विद स्टॉप लॉस, आज का लो एज स्टॉप लॉस। ओके, तो आज का लो जो आपके सामने स्क्रीन पर था, आई थिंक 23,281, उसका लक्ष्मण रेखा मानिए और अपनी तेजी की पोजीशन को क्लियरली कैरी कीजिए। ऑफ कोर्स मिड कैप्स में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। हम 10 मिनट हैं क्लोजिंग के लिए, लेकिन एक स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आते हैं, टाटा मोटर्स। जब हम राहुल से भी बातचीत कर रहे थे, करीब करीब 2-2.5% तक की तेजी यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। और ब्लूमबर्ग के हवाले से अनुज वो अपडेट आ रहा है कि शायद चाइना की ईवी पर जो टैरिफ्स लगाने की विचार यूं कर रहा था, उस पर आज थोड़ी सी अमल में वो बात लेकर आ रहे हैं। एक बड़ा स्पाइक, इनफैक्ट हम कुछ देर पहले वो यूके के JLR फिगर्स भी देख रहे थे, 1003। ये शायद नई ऊर्जा भरेगा स्टॉक में गोइंग फॉरवर्ड। अब लग तो ऐसा ही रहा है जिस तरह के मूव्स। अब देखिए आज डे हाई पर ही क्लोज होगा। मोमेंटम है टाटा मोटर्स में हर्षदा। बस ये सब क्या है ना, ये जो न्यूज़ फ्लो आते हैं ये बहुत रैंडम होते हैं और समहाउ हर बार 3-3:15 बजे करीब आते हैं। तो मैं इनको इतने ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन एक इन जनरल टाटा मोटर्स का मोमेंटम स्ट्रांग है। टाटा मोटर्स ने पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद एक पीक बनाया था, उसके बाद से ये स्टॉक वहीं घूम रहा है। आई थिंक काफ़ी टाइम से 1000 के आसपास ही घूम रहा है। अगला ट्रिगर चाहिए इसको एक बड़ा, मेरे ख्याल से इस क्वार्टर के नंबर्स में आ जाए शायद, या कहीं से भी आ जाए। एक चीज़ अब आप समझ ले, लेकिन टाटा मोटर्स बहुत महंगा स्टॉक हो गया। एक टाइम था टाटा मोटर्स के पास वैल्यूएशन कंफर्ट था, आज की डेट में टाटा मोटर्स में वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, बहुत महंगा स्टॉक हो गया ये। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, लेकिन मोमेंटम बहुत तेज़ है, इस पर कोई डाउट नहीं है। मोमेंटम तेज़ है। 1003 के आसपास आज का क्लोज अगर आ रहा है, शिल्पा जी कल के लिए ट्रेड कैरी करेंगे या नहीं, बताइए। करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम में भी अगर आप देखेंगे अच्छा खासा स्पाइक है, और इनफैक्ट इस सेक्टर में कुछ कुछ काउंटर्स में बहुत अच्छे एक टर्नअराउंड एक स्टोरी एक हाफ एन आवर में आया है। तो मुझे लगता है BTST आप इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1025 से लेके 1030 के लेवल्स के लिए टाटा मोटर्स में इंटैक्ट डेफिनेटली कैन गो नाउ। टाटा मोटर्स में इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं। जाते जाते देखते हैं आगे क्या स्थिति उभर कर आती है, कल का दिन कैसे उभर कर आएगा। रुचित, इनफैक्ट आपसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे पहले, आपका BTST रहेगा? जी, BTST के लिए HDFC AMC में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। सो आइडियली हमने देखा है प्रीवियस हाईज जो स्टॉक थे वो क्रॉस किया और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। RSI का मोमेंटम भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। सो करंट लेवल्स पे HDFC AMC 4170 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके जा सकते हैं 4290 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए बैन का अपडेट दे देते हैं आपको, कौन कौन से स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 3 स्टॉक्स बैन में एंटर करेंगे। बंधन बैंक 103% पोजीशन, पिरामल एंटरप्राइजेस 102% पोजीशन और ABFRL 100% पोजीशन। तो ये 3 स्टॉक्स बैन में जाने के समय तैयारी कर रहे हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो स्टॉक चर्चा में है वो है बंधन बैंक, ऑब्वियसली, क्योंकि आज इसके अपडेट्स आए और सुबह हमने बात की थी कि अपडेट थोड़े ख़राब थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक चला क्योंकि मोमेंटम था यहाँ पर। लेकिन फिर मार्केट को रियलाइज़ हुआ कि इवेंचुअली वो नंबर्स तो ख़राब थे, इसके लिए स्टॉक नीचे आया।
लेकिन अब इसमें सारा मामला है, अगले 3-4 दिन में आरबीआई का वो डिसीजन आना है, वन वे और द अदर, वन वे और द अदर, सीईओ का डिसीजन जो आना है, अब वो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये सेकंड गेस करना, आरबीआई को कभी भी सेकंड गेस करना टफ होता है, और तो इसके लिए इसको सेकंड गेस नहीं करेंगे, लेकिन इस स्टॉक पर नज़र रखेंगे। जी हाँ, ये रेडार पर रहेगा आगे भी, लेकिन यहाँ पर अब देखते हैं क्या स्थिति उभर कर आती है। अच्छा, एक तो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं जहाँ पर हमने देखा है लास्ट 20 मिनट्स में मोमेंटम, और टाटा मोटर्स हमने मेंशन किया, लेकिन ओएनजीसी देखिए, ओएनजीसी 278 पर आता हुआ अचानक यहाँ पर तेजी बनती दिखाई दे रही है, और ऐसी कोई बड़ी डेवलपमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पिछले 5 मिनटों में आप कह सकते हैं ऐसे अच्छी तेजी बनी है। मानस, कुछ ट्रेड दिख रहा है आपको, ये एक्टिविटी क्या संकेत दे रही है? देखिए, पॉजिटिव है कि 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है पिछले करीब 4-5 दिनों से, लेकिन एक रेजिस्टेंस है, 280 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है। कल अगर ये 280 के लेवल को ब्रीच करता है तो खरीदारी करेंगे 276 के स्टॉप लॉस से, और फिर टारगेट सेट करेंगे 290 रुपए के। 290 की तरफ बढ़ता हुआ एक बड़ा मूव इधर आया है। तो इनफैक्ट पिछले 15 मिनटों में अगर आप देखिएगा, एक आपका ओएनजीसी जो 1.5% अभी वो मूव आया स्क्रीन पर दिख रहा है, दूसरा ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स है। टेक महिंद्रा में जाते जाते कुछ पोजीशंस जो हल्की हुई थी उसे कवर करने की कोशिश है, ब्रिटानिया में यही देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो आज 0.5% ऊपर, और बजाज ऑटो का भी चार्ट स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी हमने देखा है जाने से पहले कुछ सुगबुगाहट होती हुई देखने को मिली। ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो अचानक आधे घंटे पहले, आज वो शायद एक्सपायरी का इम्पैक्ट होगा क्या अनुज, लेकिन आई डोंट नो इन स्टॉक्स में इस तरह के मूव्स आने चाहिए या नहीं। वीकली में इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, मंथली होती तो मैं मंथली में तो खैर अगर हमारे पास और कुछ नहीं होता तो हम वो आप समझ लेते हैं, हाँ वो हम बोल देते हैं कि एक्सपायरी से रिलेटेड है, लेकिन आई थिंक वीकली में इतना इम्पैक्ट नहीं है हर्षदा। लेकिन एक चीज़ है, कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज मुझे सबसे डिसअपॉइंटिंग चार्ट जो लगा वो लगा बजाज फाइनेंस का, बिकॉज अगेन शायद ये वही मामला है कि सब कुछ पहले ही न्यूज़ फ्लो प्राइस्ड इन था, खुला ऊपर लेकिन कोलैप्स हुआ और टुवर्ड्स द एंड एकदम डे लोवर बंद हुआ। इनफैक्ट पूरा का पूरा एनबीएफसी बास्केट थोड़ा वीक था आज, अगर आप देखें कैनफिन होम्स वो भी वीक था थोड़ा सा, और ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक आज जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक की क्लोज हो रही है वो थोड़ा सा वीक है, लेकिन आई थिंक इसको हम इन सबको हम एक्सपायर से रिलेट नहीं कर सकते, ये सिर्फ रैंडम मूव्स हैं कुछ थोड़े से। ओके, तो थोड़े से रैंडम थोड़े से क्रेजी मूव्स आते हुए, लेकिन बजाज में कुछ ट्रेड बन रहा है या नहीं? शिल्पा जी, कुछ स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा कमिटमेंट वर्थी? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स एनबीएफसीज हम लोग आज देख रहे थोड़ा सबड्यूट है, लेकिन वहां पे अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ में इनफैक्ट मुझे स्ट्रेंथ दिख रहा है, यहाँ पे 600 के ऊपर भी स्टॉक आ गया है, ये सस्टेन भी कर रहा है, यहाँ से 625 630 तो आने ही चाहिए, और ये लेवल भी सस्टेन होगा तो 660 भी ऑफ कोर्स थोड़ा पोजिशनल प्ले, नॉट एज बीटीएसटी और 1-2 दिन के लिए, लेकिन मुझे लगता है इसमें एक अच्छा खासा बेस सेटअप हो गया है। आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करके लॉन्ग फॉर 660 680 डेफिनेटली रह सकते हैं। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग मूव यहाँ पर आता हुआ। चलिए अब क्लोजिंग की बारी, आखिरी 1.5 मिनट में स्टॉक्स कहाँ पर जाकर टिक रहे हैं अनुज आपको बताएंगे वॉल पर। थैंक यू हर्षदा। 24,305 पर निफ्टी, मतलब आज एक और फिर हायर लो निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी सहारा दिया, ग्रीन में लेकर आया। निफ्टी आईटी आज का इंडेक्स ऑफ द डे, आज सुबह बात हुई थी कि निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म करेगा, 1% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% से ज़्यादा ऊपर, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.5% की तेज़ी। एडवांस डिक्लाइन स्टेबल था, कल जितना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी 1359 बढ़ने वाले शेयर, 1078 गिरने वाले शेयर, ओवरऑल मामला ठीक ठाक था यहाँ पर। सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं एक बार। जब हमने सुबह शुरुआत की थी तो सारे के सारे सेक्टर्स ग्रीन में थे, बाय द टाइम हमने ट्रेड बंद की ठीक था, फिर भी कोई ख़राब नहीं था, सिर्फ फाइनेंशियल हल्के से रेड में थे, एफएमसीजी हल्के से रेड में था। आज का सेक्टर ऑफ द डे क्लियरली आईटी था, फिर से एक बार देखिए, और पीएसयूज सीपीएसई इंडेक्स 1% ऊपर, ऑटोज़ में अच्छी खासी रैली थी। फार्मा, ये पूरा लूपिन का कमाल था, बाकी भी फार्मा स्टॉक अच्छा कर रहे थे खैर, लेकिन 1.5% फार्मा इंडेक्स ऊपर था। आज का सेक्टर ऑफ द डे फार्मा और आईटी दोनों एक्चुअली दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स, दोनों में आज शानदार तेज़ी थी। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं सबसे ऊपर HCL टेक 3% ऊपर, टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 3%, आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज़्यादा सपोर्ट देने वाला स्टॉक मार्केट को आज 2.5%, उसके तुरंत बाद इन्फोसिस, टीसीएस और सन फार्मा, यहाँ पर भी तेज़ी थी। आईटीसी में हल्की सी तेज़ी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, भारतीय एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल्स। नीचे जो स्टॉक्स थे उनमें जो 2 स्टॉक स्टैंड आउट कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस। फाइनेंस स्पेस से दोनों दिग्गज स्टॉक्स
कुछ करेक्शन विप्रो टेक महिंद्रा में थी जो ऑपोजिट द ट्रेंड थे। ट्रेंड आईटी में पॉजिटिव था, लेकिन इन दो स्टॉक्स में हल्का सा नेगेटिव। जी हाँ, यहाँ पर कुछ वीकनेस देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मिड कैप्स में पूरा जोश। निफ्टी बैंक कोशिश की इसने आखिरी आधे घंटे में पॉजिटिव में रहने की, फ्लैट क्लोज आ रहा है और 17 पॉइंट की बढ़त पर 24,304 पर ठीक टिकता हुआ आपके लिए निफ्टी। सीधा सौदा का अपडेट, हुडको तेजी वाला ट्रेड था नीरज के लिए, लेकिन बाकी आप स्टॉक स्क्रीन पर रखेंगे तो यहाँ पर जो मंदी की तरफ काउंटर्स उन्होंने पकड़े थे उन्होंने आउट परफॉर्म किया। आशीष ने काया, यथार्थ, GTND और सूरज एस्टेट्स जैसे काउंटर्स में तेजी की पोजीशन ली और वहाँ पर हमने देखा अच्छे खासे गेंस बनते हुए। ये देखिए नीरज ने हुडको पकड़ा था और बाकी मंदी की तरफ आवास फाइनेंसियर्स, बंधन बैंक और अपोलो टायर्स थे। चलिए इसी के साथ आज मार्केट की स्थिति यहीं पर हम मार्केट का ट्रेड यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, लेकिन कल का दिन ऑफ कोर्स बड़े एक्शन का रहेगा और आज की शाम और भी ज़्यादा एक्शन के नाम रहेगी, जहां पर चैंपियंस की विक्ट्री परेड पर सभी की नज़रें होंगी। आज उस पर हमारी नज़रें आगे न्यूज़ फ्लो में देखने को मिलेगी, लेकिन कल सुबह मिलेंगे तमाम ताज़े अपडेट्स और मार्केट के नए एक्शन के साथ। नमस्कार। आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ने वाला